Bismillahirrahmanirrahim. This is Fozia Akram. On behalf of Autism Resource Group Pakistan, I welcome you all. आज का सेशन जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पीच पे, स्पीच फंक्शन, स्पीच वगैरह पे बेस है। मैं एक रिक्वेस्ट में पेरेंट्स से सबसे पहले करना चाहूँगी, जब भी कोई हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो जब कोई प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। आप लोग शुरू में जो क्वेश्चंस करते हैं उनको आप एंड तक प्लीज होल्ड रखा करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद ब खुद आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ क्लियर होती जाती हैं। फिर भी एंड में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम एट द एंड ऑफ सेशन हमेशा लेते हैं और हमारी एक्सपर्ट्स जो है वो उनको आंसर करेंगी। ठीक है, ये प्लीज आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी अपने माइक्स आप लोग म्यूट रखें ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे आज की प्रेजेंटर का दे दूं। सुंबल जुल्फिकार हैं हमारे साथ। शी इज BS ऑनर्स स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, फॉर्मर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एट किड्स कैंपस. She is also former speech language pathologist at Autism Resource Center Lahore, and she has experience of 4.5 years of work experience. बाकी मैं सुंबल आपको दावत दूंगी, आप अपना मजीद इंट्रोडक्शन करवाइए और सेशन शुरू कीजिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में अच्छे होंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इट्स सुंबल जुल्फिकार हियर। आई एम द कंसल्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम द किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी. करंटली आई एम डूइंग माई ऑन क्लिनिक इन वाटरडाउन. सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन. The topic is how we can enhance the communication skills in children with autism spectrum disorder. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, बच्चा हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर दिस हमें नाहा होनी चाहिए कम्युनिकेशन है क्या। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज बेसिकली अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ये मालूमात को रिसीव करना और उसको सेंड करना बिटवीन वन इंडिविजुअल or even more individuals या even one party or other party while using different shared symbols. For example, अगर initially मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, इन रिटर्न आप मुझे इस कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ वालेकुम अस्सलाम while asking other questions too. So this is called communication. मैंने अपनी इंफॉर्मेशन एक मीडियम के थ्रू आप तक ट्रांसफर की यूजिंग एयर और डिफरेंट अदर मीडियम। उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन ट्रांसफर होती है, इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बेसिकली एक मैसेज है, इसके डिफरेंट फेजेस हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फेजेस। सबसे पहला एक मैसेज है, जो कोई भी वर्ड है, कोई भी आपकी थॉट है, कोई भी आपकी फीलिंग है, उसको इनिशियली आपने मैसेज की फॉर्म में इनकोड किया है। जैसे ही आपने इनकोड किया, वो इंफॉर्मेशन मीडियम के थ्रू किसी भी दूसरे पर्सन के पास जाएगी, किसी भी दूसरे बच्चे के पास जाएगी, एनीथिंग एल्स। ठीक है, सो बेसिकली it involves two phases. The first phase is the transmission phase and the second phase is the feedback phase. अभी मैं आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही हूँ तो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर माई इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स यू. दिस इज द ट्रांसमिशन फेज. आप मेरी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद जो आप मेरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के बाद जो मुझे रिस्पॉन्स देंगे, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ टेबल. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसमिशन फेज एंड द सेकेंड वन इज द फीडबैक फेज. सबसे पहले एक मैसेज है, चाहे वो किसी बच्चे ने दिया, किसी बड़े ने दिया, वो इनकोड हुआ एक मीडियम के थ्रू और वो रिसीव हुआ. फॉर एग्जांपल, अभी आप सारी ऑडियंस है, वो आपके थ्रू रिसीव हुआ. नाउ रिसीवर बिकम द सेंडर. वो उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को समझेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे आंसर करेगा. जो चीज वो मुझे आंसर करेगा, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक फेज एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द टू वे कम्युनिकेशन. ठीक हो गया. अब सेंडर क्या है? सेंडर कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपनी इंफॉर्मेशन एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचा रहा है. ठीक है, सेंडर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद सम अदर पर्सन.
एंड व्हाट इज मैसेज? मैसेज वो पर्टिकुलर वर्ड है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, वो पर्टिकुलर थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं विच वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन। ठीक हो गया। इनकोडिंग में क्या होगा? इनकोडिंग में हमने उस मैसेज को एक स्पेसिफिक सिंबल्स में या स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने उर्दू की जबान या इंग्लिश की जबान यूटिलाइज की, तो मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज को इनकोड किया। उसके बाद नॉइस भी हो सकती है। नॉइस क्या है? बेसिकली नॉइस बेसिकली वो स्टेज है जो कम्युनिकेशन के दरमियान हिंड्रेंस क्रिएट करती है। अक्सर औकात हम बच्चों के सेशंस भी ले रहे हों तो इर्द गिर्द में कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई ऐसी नॉइस जो है वो बच्चा सुन ले तो बच्चे का सेशन डिस्ट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से उसका बिल्कुल फोकस अलग हो जाता है। और इवन समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा उस ड्यूरेशन में हमसे कम्युनिकेट करना भी बंद कर देता है। तो सेम एज विद द नॉर्मल पीपल एज वेल। सो नॉइस बेसिकली वो चीज है जो हमारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है। ठीक हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। रिसीवर क्या है? रिसीवर वो बंदा है जिसने आपका मैसेज जो है वो रिसीव किया है। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी है उसने उसको रिसीव किया, उसके बाद उसने उसको डीकोड किया। डीकोड का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को समझा है, उस मैसेज की सेंस को समझा है। अब उसने डीकोड कर दिया, अब वो क्या करेगा? अब वो अगेन उस मैसेज को भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। ठीक है, वो फीडबैक की फॉर्म में दोबारा उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे से कहते हैं हेलो, बच्चा इन रिटर्न हमें कहता है, उसने समझा, उसने हमारा हैंड वेव देखा, कुछ भी कहा, तो इन रिटर्न वो भी हमें कहेगा हेलो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड किया, उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया, जिसके रिटर्न में उसने हमें फीडबैक भी उसने हमें हेलो में दिया। सो दिस इज कॉल्ड द फीडबैक फेज, जिसमें बच्चा हमें इन रिटर्न कम्युनिकेट कर रहा है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो सकती है, एएसडी के बच्चों के दरमियान भी हो सकती है। मतलब किसी भी वे ऑफ कम्युनिकेशन का एक नॉर्मल तरीका जो नॉर्मल हम कंसीडर करते हैं वो ये तरीका है। ठीक है, अच्छा, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं इन स्पाइट ऑफ एएसडी, उसमें 75% जो हमारी हेयरिंग है ना, 75% हमारा जो इनपुट है वो हमारी ऑडिटरी के थ्रू आ रहा होता है, हमारे सुनने के थ्रू आ रहा होता है। मतलब हम जितनी लैंग्वेज या स्पीच ऑप्ट करते हैं, अटेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो 75% जो उसका इनपुट है वो ऑडिटरी के थ्रू आता है, मतलब सुनने से आता है। अक्सर औकात बच्चे होते हैं कि हम कुछ बोल रहे हो तो वो इन रिटर्न हमें बॉदर नहीं करते, हमें रिस्पॉन्स नहीं करते, वो हमें हेयर तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें लिसन नहीं कर रहे होते। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग एज वेल। हेयरिंग इज लाइक कि अगर मैं आपसे या इर्द गिर्द कहीं कोई बात कर रही हूँ और हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड नॉइस में कोई आसपास बैठा बंदा वो भी आपस में बातें कर रहा है, हमें उनकी बातों की हल्की सी आवाज आ रही है बट वी वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगला बंदा क्या कह रहा है। दैट इज कॉल्ड हेयरिंग। एंड लिसनिंग इज जो मैं सामने बैठे बंदे के साथ बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ और इन रिटर्न उसको उस कम्युनिकेशन का जवाब दे रही हूँ, मतलब उसको उस कम्युनिकेशन का आंसर कर रही हूँ जो मुझसे, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे कहा हाय सुंबल क्या हाल है आपका, मैं कहती मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं। तो ये बेसिकली मैं लिसनिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे बंदा मेरे सामने बैठा है, जो भी है एनीवन एल्स वो मेरे सामने बैठा है, वो मेरी इंफॉर्मेशन को इनकोड कर रहा है, फिर उसके बाद दोबारा उसको डिकोडिंग की तरफ लेकर जा रहा है, फिर मैं उसको इन रिटर्न फीडबैक दे। ठीक हो गया। तो हमारी मैक्सिमम जो स्पीच और लैंग्वेज आती है वो 75% जो है वो ऑडिटरी के थ्रू आती है, लिसनिंग के थ्रू आती है, सुनने के थ्रू आती है। 20% जो रेस्ट है वो वीएन के थ्रू आती है, मतलब देखने के जरिए विजुअल परफॉर्मेंसेस जितनी भी हम बच्चों को देखें। अच्छा, ये एक नॉर्मल बच्चे की बात हो रही है, नॉट ऑफ एएसडी, एक नॉर्मल जो फिनोमिना है जिसमें हम लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं। अच्छा, और 5% जो है वो थ्रू अदर सेंसेस, फॉर एग्जांपल टेक्टाइल होगी, हमारी जितनी भी अदर सेंसेस हैं उसके थ्रू होगी। लेकिन वो बच्चे जो हमारे पास हेयरिंग इम्पेयर्ड के साथ आते हैं, मतलब जो कम सुन सकते हैं या उनका कोक्लियर इम्प्लांट हुआ है, मतलब उनका कोक्लियर वाज नॉट वर्किंग और उनका इम्प्लांट हुआ, उसके बाद उनकी तो ऑडिटरी तो कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी नहीं है, वो ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि वो सुन नहीं रहा, तो उसमें ये चीजें कंपनसेटेड होती हैं, वो विजुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो वो विजुअली 50% जो है उनकी स्पीच और लैंग्वेज जो है
विजुअल के थ्रू आती है, मतलब देखने से आती है, विजुअल परफॉर्मेंसेस से आती है। अब एएसटी के बच्चों में क्या आता है, एएसटी के बच्चे जो है ऑडिटरी इनपुट ले तो रहे होते हैं लेकिन वो मैक्सिमम विजुअल्स के थ्रू लर्न करते हैं। तो एएसटी बच्चों में हमारी जितनी भी स्पीच और लैंग्वेज ऑप्ट होती है वो थ्रू विजुअल्स होती है। मतलब 60 to 70% एएसटी बच्चों में जो भी हमारी स्पीच और लैंग्वेज अटेन हो रही है वो विजुअल्स के थ्रू हो रही है, पिक्चर्स के थ्रू हो रही है, देखने से हो रही है, कार्ड्स दिखाने से, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट्स दिखाने से, घर की ओरिजिनल चीजें दिखाने से, मतलब देखने से वो सारी चीजें हो रही है। ठीक हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या है कि मैंने किसी भी इंसान को, किसी भी बंदे को मैंने उससे कम्युनिकेट किया है तो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन उसको पास की है, एंड रिटर्न उधर से मुझे कोई फीडबैक नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एएसटी का बच्चा बैठा है, ये एएसटी के बच्चे में बहुत कॉमन है कि वो वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, इन रिटर्न हमें आंसर या फीडबैक नहीं देते। So one-way communication is basically a way of communication because it is more faster and easier for the sender, and there is no trouble from the disagreement. And the information flows only in one direction from sender to the receiver with no feedback. This is called one-way communication. कि बच्चा जो है अगर किसी दूसरे बच्चे के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा है, इन रिटर्न दूसरा बच्चा उसको रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं दे रहा, तो दिस इज कॉल्ड वन-वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज टू वे कम्युनिकेशन। क्या है टू वे कम्युनिकेशन? ये है कि एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल एक एसएलपी है, उसने एक बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट किया और उसने उसकी सेशन स्टार्ट की है और उसने उसके साथ कम्युनिकेट किया। उसने बच्चे को कोई भी अल्फाज का, कोई भी लफ्ज का, फॉर एग्जाम्पल हेलो, बच्चे ने इन रिटर्न उसको सेम कहा हेलो। उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, बच्चा आगे इन रिटर्न रिस्पॉन्स करता है इट्स आयशा हेयर और अली हेयर और एनीवन एल्स। तो बच्चे ने बेसिकली इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड किया, अंडरस्टैंड किया, उसके अकॉर्डिंगली उसने आंसर किया, मतलब फीडबैक दिया। दिस इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज बेसिकली वन वे भी हो सकती है और टू वे भी हो सकती है। अब लेट्स टॉक अबाउट स्पीच। बच्चों में स्पीच क्या है, एएसटी बच्चों में स्पीच क्या है और हम उसको कैसे इंप्रूव और इनहेंस कर सकते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इन स्पीच एंड लैंग्वेज कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन यही है ना कि बच्चे के पास कितनी स्पीच है, बच्चा कितने अच्छे वर्ड्स बोल रहा है, सेंटेंस लेवल पे है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, अगर बिल्कुल नॉन वर्बल है तो चीजों को अंडरस्टैंड कितना कर रहा है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पीच और लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है। व्हाट इज स्पीच? स्पीच है क्या? Speech is the expression or the ability to express thoughts and feelings by articulating sounds. Speech basically वो sounds हैं जो हम अपने articulators की मदद से अदा करते हैं। For example, हम मेरे माइंड में कुछ चल रहा है या एएसटी बच्चे के माइंड में कुछ चल रहा है, एनीथिंग, और वो चलते फिरते जो है वो कह रहा है बाबा, मामा। अच्छा, वो मामा को देख के ही बाबा कह रहा है और बाबा को भी देख के मामा ही कह रहा है, मतलब कुछ इस तरह की सिनेरियोस है, मतलब वो बैबल भी हाल ही कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो उठा, अब मेरे पास एक बच्चा प्रेजेंट हुआ, वो मेरे पास आता, वो बैठा हुआ, मैं उसको कार्ड्स कराई, वो फिर भी मुझे कह रहा है हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। मतलब जो चीज उसको दिखा रहे हैं वो उसको नहीं बोल रहा, लेकिन जो चीज उसके माइंड में थी वो उसको कंसेक्यूटिवली उसी चीज को बोल रहा है। सो स्पीच बेसिकली मीनिंगफुल नहीं होती, बट इट अटर विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स क्या है? बेसिकली आर्टिकुलेटर्स हमारे लिप है, हमारी टंग है, हमारा हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, हमारा ग्लॉटल है, मतलब वो सारी चीजें, हमारा ये पूरा ओरल मोटर मैकेनिज्म बेसिकली हमें स्पीच की साउंड्स को इवेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्पीच। स्पीच के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें डिफरेंट तरह के एएसटी के बच्चों में भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात बच्चे हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं जिनकी स्पीच होती है, लेकिन मदर्स को कोई कंप्लेन होती है कि बच्चा ठीक नहीं बोल रहा, बच्चे की पिच ठीक नहीं है, बच्चे की फ्लुएंसी नहीं है। देखिए बेसिकली है क्या? सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का वर्ड ही खुद ही बता रहा है कि आर्टिकुलेशन मीन्स समथिंग टू अटर। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलेटर्स। स्पीच साउंड्स की प्रोडक्शन हमारे आर्टिकुलेटर्स के थ्रू, हमारे जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल लिप्स हैं, टंग है, इन सब के थ्रू जो भी साउंड्स प्रोड्यूस होंगी उस प्रोसेस को हम आर्टिकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आर्टिकुलेटर्स दो तरह के होते हैं,
कुछ एक्टिव हैं, कुछ पैसिव हैं। एक्टिव वाले कौन से हैं? जो मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव आर्टिकुलेटर। फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ बोल रही हूँ, मेरी कंसेक्यूटिवली मेरे लिप्स मूव कर रहे हैं, मेरी टंग डिफरेंट पोजीशंस पे मूव कर रही है, तो ये दोनों मेरे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं। सेम इज विद द ASD किड्स, उनके भी एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होंगे। पैसिव क्या है? फिर पैसिव वो है जो मूव नहीं कर सकते, लेकिन हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर ही इस तरह की प्लेसमेंट्स करते हैं, इस तरह की उनकी प्लेसमेंट्स होती हैं कि वो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस को जब चेंज करते हैं तो डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टिप ऑफ टंग को दांतों के पीछे लगाऊंगी तो मेरे जितने भी एल्वियोलर जितने भी मेरे लेबियोडेंटल साउंड्स हैं वो निकलेंगे। अगर मैं पैलेट पे लगाऊंगी तो पैलेटल साउंड्स निकलेंगे। ठीक है, अगर मैं टंग को बिल्कुल मूव नहीं करती और बैक ऑफ टंग को थोड़ा सा रेस करती हूँ, थोड़ा सा उठाती हूँ, तो मेरे बैक के साउंड्स निकलेंगे। नॉर्मल बच्चों में स्पीच साउंड्स टिल 7 इयर्स तक डेवलप होते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट ASD? ASD बच्चों में भी टिल 7 इयर्स तक स्पीच साउंड्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है 3 to 4 इयर्स में कि भाई बच्चा ठीक नहीं बोल रहा, वर्ड्स हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है, बोल रहा है, समझ नहीं आ रही अगले बच्चे को, मदर को समझ नहीं आ रही, फादर को समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम है। वो आइसोलेटेड साउंड तो चाहे निकाल रहा हो, लेकिन वर्ड्स में वो साउंड नहीं स्पेसिफाई कर रहा, वर्ड में वो साउंड नहीं निकाल रहा। अच्छा, आर्टिकुलेशन को भी हम स्पेसिफाइड करते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस और नॉर्मल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिकुलेशन स्पीच साउंड जो हैं वो टिल 7 इयर्स होते हैं। 3 इयर्स में हमारे पास सारे फ्रंटल साउंड्स आते हैं, हमारे पास लेबियोडेंटल साउंड्स आते हैं। लेबियोडेंटल, ये सारी आपको आगे मैं फर्दर साइड बाय साइड एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 1 साल में कोई 10 से 12 वोकैबुलरी के वर्ड्स बोल लेता है। ठीक है, और जो फर्स्ट वर्ड मोस्टली वो अटर करता है वो बाइलेबल साउंड होता है, दैट इज मामा और बाबा मोस्ट ऑफ द टाइम, या दे दे, कभी कभी लेबियोडेंटल साउंड्स भी हो जाते हैं। अच्छा, मामा क्या है? मामा में बच्चे ने दोनों लिप्स को जो है वो कंबाइन किया है। बाइलेबियल्स मीन टू, लिप्स मीन दोनों लिप्स की मूवमेंट हुई तो बाइलेबियल साउंड्स बने। ठीक है, इसलिए फर्स्ट वर्ड जो अटेन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही होते हैं। अब देखिए, आर्टिकुलेटर को मूव किया, कभी कभार क्या होता है कि बच्चा हमारे पास प्रेजेंट होता है और मदर्स कहती हैं कि मामा तो ठीक बोलता है, लेकिन मैं जब इसको कोई ऑल्टरनेट एम का साउंड कहूं तो ये वो बोलता ही नहीं है। तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि बच्चे ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेचुरल वे ऑफ जो उसका है अटेन स्पीच का, उसमें उसने कोई गलत वर्ड ऑप्ट किया, वो वर्ड एक्सेप्टेबल हुआ। अक्सर बात हम छोटे बच्चों के साथ बहुत सारा बेबी टॉक करते हैं, दूध दूध चाहिए, चीजी लेनी है, थिंग्स लाइक दैट, तो इतने फ्लुएंट हो जाते हैं कि हमारे पास 7 8 साल के बच्चे भी आगे कहते हैं चीजी लेनी है, ये मम है, पानी को अक्सर बच्चे मम बोलते हैं। although they can speak the p sound, the n sound, सारे साउंड, in spite of that वो कुछ हैबिचुअल हो गए जो हमने एक्वायर कर लिए और वो लर्न हो गए। अच्छा, कभी कभार बच्चे ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज में जो साउंड्स गलत बोलते हैं वो आर्टिकुलेशन एरर्स नहीं होते, वो फोनोलॉजिकल एरर्स होते हैं। वो एक नॉर्मल वे होता है जब बच्चा कम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज में जाता है, बहुत ज्यादा वर्ड्स की वोकैबुलरी ऑप्ट करता है, तो उस ड्यूरेशन में भी कुछ वर्ड्स हमारे जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स आगे पीछे हो जाती हैं, तो वो हम कहते हैं कि भाई बच्चे को आर्टिकुलेशन एरर है। टिल 3 to 3.5 ईयर्स तक वो आर्टिकुलेशन एरर नहीं, वो बेसिकली फोनोलॉजिकल एरर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंटल फेज में आते ही आते हैं। ASD के बच्चों में भी आ सकते हैं, नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों में भी आ सकते हैं, तो इट्स कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब हमने 3 इयर्स में ही थेरेपी स्टार्ट करनी। हाँ, अगर वो वाले स्पीच साउंड्स जो 3 साल में डेवलप हो जाते हैं और वो ठीक नहीं हुए, तो हमें उस बच्चे की उस थेरेपी को इनिशिएट करना पड़ेगा ताकि उसके वो साउंड्स हर वर्ड में, देन फ्रेज में, देन सेंटेंस स्ट्रक्चर में ग्रेजुअली इंप्रूव होना शुरू हो जाए। ठीक है, हाँ सुमन, काइंडली बता दीजिएगा जब स्लाइड चेंज करनी हो तो बता दिया करें साथ साथ के जिस स्लाइड चेंज करनी। जी श्योर, ठीक हो गया। अच्छा, स्पीच साउंड्स बेसिकली है क्या? स्पीच साउंड्स में वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वॉवल्स क्या हैं? अच्छा, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि बच्चा जो है वो फंक्शनल वर्ड अक्सर जल्दी ऑप्ट करता है। वो फंक्शनल वर्ड क्या है? फॉर एग्जांपल, हमने बच्चे को फर्स्ट फंक्शनल वर्ड सिखाया आओ। आओ इज द वोवल वर्ड। अगर हम आ और ओ को देखें तो वो क्या है? इसमें कोई आर्टिकुलेटर मूव नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सलेशन ऑफ एयर है विदाउट एनी फ्रिक्शन। वोवल्स जो है जिसमें
मैक्सिमम एक्सहेलेशन ऑफ एयर होती है। आप भी अगर इसको मोटर पैटर्न इसका फॉलो करेंगे तो आओ, दैट्स इट। इसमें हम टंग की कोई प्लेसमेंट नहीं कर रहे, हम टंग को कहीं भी जगह मूव नहीं कर रहे। तो हम बच्चे को हमेशा जब भी स्पीच में स्टार्ट लेते हैं उसको किसी वोवल साउंड से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि उसके लिए उस चीज को ऑप्ट करना आसान होता है, उसके लिए एक्सहेलेशन ऑफ एयर के पैटर्न को फॉलो करना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो हम हमेशा वोवल साउंड से स्टार्ट, उसके बाद हम कॉन्सोनेंट पे जाते हैं। अच्छा, वोवल्स भी डिफरेंट टाइप के हैं, लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लेकिन जब हम बच्चे के प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट पे काम करते हैं तो उस टाइम पे हम देख के उसके अकॉर्डिंगली कहते हैं कि भाई इस बच्चे के लॉन्ग वोवल पे किस तरह काम करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे किस तरह काम करना है, किस तरह नहीं। अब कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट तरह के कॉन्सोनेंट्स हैं। अब उसको हमने उसकी कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया होता है। बच्चे मोस्टली जब हमारे पास आए तो हम उसको बायलेबियल सिखाते हैं, वो चीज जो बच्चा देख सके, हमारे मोटर पैटर्न को फॉलो कर सके और उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑप्ट कर सके। अब वो क्या है, वो हमारे होंठों की पैटर्न को देख सकता है, फॉर एग्जाम्पल मामा, बाबा, पिंक, पर्पल, प्ले। अब इन सब में किसी में प साउंड है, किसी में ब साउंड है, वो सारी आपस में एसोसिएट हो रही है। ठीक है, और बच्चा जो हमारे लिप्स के मोटर पैटर्न को देख रहा है उसके अकॉर्डिंगली बच्चा उस चीज को इमिटेट कर लेता है। ठीक है, तो ये बच्चे ने इमिटेट कर लिए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब कॉन्सोनेंट्स को हमने डिवाइड किया कि उसकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं। अब जो मैंने आपको प्लेसमेंट बताई है बायलेबियल है, दोनों होंठों को मिलाने से, इसी तरह डिफरेंट तरह की प्लेसमेंट्स होती हैं, वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली हम उस पर काम करते हैं। अब मैनर्स क्या है, मैनर्स ये है कि हमने इन कॉन्सोनेंट्स को डिवाइड किया होता है कि बच्चा किसमें एक्सहेलेशन ऑफ एयर जो है ज्यादा फ्रिक्शन से निकाल रहा है, किसमें पूरा प्लॉसिव ऑफ एक्सहेलेशन ऑफ एयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ, मैंने बोला फैन। ठीक है, अब जब मैंने फैन बोला मेरा पैटर्न बिल्कुल अलग था, मोटर पैटर्न। ठीक है, ये फ्रिकेटिव साउंड है बेसिकली। इसमें हमने अपर टीथ को लोअर लिप्स पे लगाया और उस ड्यूरेशन में जो हमारी एक्सहेलेशन ऑफ एयर निकली, दैट इज द हिसिंग साउंड, दैट इज गोइंग टू मेक द हिसिंग साउंड, फ्रीक्वेंसी के साथ निकली। ठीक है, और ज्यादा फ्रिक्शन के थ्रू निकली। तो हमने मैनर्स को उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया होता है। इस तरह कॉन्सोनेंट्स जो है और मैनर्स, प्लेसमेंट्स और मैनर्स जो है कॉन्सोनेंट्स की, वो उनके अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाती है। हम बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें सिखाते हैं। फिर जब हम बच्चा हमारे पास प्रेजेंट होता है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं बोल रहा, ये अच्छा, अक्सर हमारे पास माएँ आती है, कहती हैं कि बच्चा ब्लो नहीं कर रहा, बच्चे एक्सक्यूज को मी सुम्बुल, एक चीज बताइए, आप इस टाइम कौन सी स्लाइड, क्योंकि पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि जी कौन सी वाली है? 12th 12th वाली। अलीना जी। जरा आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। सुम्बुल, जब आप अपने सामने वाली स्लाइड चेंज करती है ना तो आप इधर भी बता दें ताकि यहाँ पे भी चेंज हो जाए। मैं इन्फॉर्म कर दूं। जी जी हाँ, ठीक हो, ताकि वो आगे स्क्रीन पे भी ना नजर आ रही हो जो स्लाइड आप पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो अब हमने कॉन्सोनेंट्स को डिवाइड किया उसके प्लेसमेंट और मैनर की बेस में। अब बच्चे को हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स साउंड्स की तरफ लेकर जाते हैं। सपोज अगर बच्चा हमारे पास स्पीच के साथ आया है, उसके पास स्पीच है लेकिन अनइंटेंजिबल है, दूसरा बंदा उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल असेस करेंगे, उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसके सारे साउंड्स में वेट करेंगे, कौन कौन से साउंड्स कौन कौन सी पोजीशंस पे नहीं बोले जा रहे, उसके अकॉर्डिंगली हम उस बच्चे को प्लेसमेंट सिखाते हैं और उसको मैनर्स बताते हैं। अब अक्सर बच्चे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, भाई उनको ब्लोइंग नहीं आ रही, ठीक है, उनको कैंडल को ब्लो करना नहीं आ रहा, उनको टिश्यू को उनको एक्सहेलेशन ऑफ एयर का पैटर्न नहीं पता। ठीक है, तो जब उनको एक्सहेलेशन ऑफ एयर का पैटर्न नहीं पता तो बहुत से साउंड्स जो एक्सहेलेशन लाइक हा, हेलो, अगर आप खुद भी इसको करें तो एक्सहेलेशन ऑफ एयर है। ठीक है, तो बच्चा हा साउंड नहीं बोल रहा क्योंकि उसको वो पैटर्न ही नहीं डेवलप हुआ, तो हमने उसको प्लेसमेंट्स बतानी। अब हा उसको कैसे फील कराएंगे? ठीक है, हम उसको उसका हैंड यूज करके एक्सहेलेशन ऑफ एयर की सेंसेशन को हम उसके हाथ पे भी फील करा सकते हैं, फिर वो फील करेगा कि समथिंग इज गोइंग ऑन आउट और वो हमारे यहाँ फील हो रही है, फिर वो हल्का हल्का पैटर्न डेवलप करेगा। ये तरीके होते हैं डिफरेंट। अगर हमारे पास बच्चे प्रेजेंट हो आर्टिकुलेशन एरर्स के साथ,
और डिफरेंट तरह की उसके अंदर एरर्स हों या फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग हो, तो हम इन चीजों में बच्चे के काम करते हैं। 3 इयर्स तक मैक्सिमम जो है बायलिंगुअल साउंड्स, फ्रिकेटिव साउंड्स अचीव हो जाती हैं। 4 इयर्स तक एल्वियोलर साउंड्स अचीव हो सकती हैं, तो दांतों के ट ड ब। इसके अलावा 5 इयर्स तक फ्रिकेटिव्स के साथ हमारी हेजल साउंड्स और पैलेटल साउंड्स भी अटेन हो जाती हैं बच्चे की। 6 और 7 इयर्स, मतलब 7 इयर्स तक साइड बाय साइड सारी साउंड्स अचीव हो जाती हैं। अगर एज के साथ वो साउंड नहीं अचीव हुई तो अगेन हम उस बच्चे की उन साउंड्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का क्या मतलब है? फ्लुएंसी मींस बच्चा वर्ड्स को कितना फ्लुएंटली कंबाइन करके सेंटेंस बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही, मैं फ्लुएंसी से बोल रही हूँ, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं उस मैसेज को इंटरप्रेट कर रही। सेम इज विद किड। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर क्या होता है कि हमारे बच्चे कुछ रोबोटिक भी सीख लेते हैं। हमने जिस पैटर्न को उनको सिखाया होता है ना, ये काम है, वो मतलब उसी पॉजेस में, उसी ब्रेक्स में बोलना शुरू कर देते हैं। तो फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को ये सिखाना है कि हमने कितना फ्लुएंटली बोलना है, किन किन सिलेबल्स पे के वर्ड्स की किन किन सिलेबल्स पे हमने स्ट्रेस देना है, किन किन सिलेबल्स पे नहीं देना। वो जब हम अपना वॉल्यूम, पिच और फ्रीक्वेंसी उस तरह की रखेंगे, बच्चा सेम उसको वैसे इमिटेट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, दिस इज कार। अब मैंने कार को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया क्योंकि मेरा वोकैबुलरी का वर्ड बेसिकली कार था, तो बच्चा दिस इज को करके कार को भी एग्जैजरेट करेगा। तो एक फ्लुएंसी में चीज अदा होगी, उसने वर्ड्स को कनेक्ट करके एक परफेक्ट सेंटेंस बनाया। ठीक है, उसके बाद बच्चे की वॉइस भी चेक करनी है। अक्सर का हमारे पास बहुत सी मदर्स आती हैं कि भाई बच्चा बोलता है तो ठीक है, लेकिन आवाज बड़ी अजीब सी आ रही है, कभी कभार ये नाक से आवाजें निकाल रहा है, कभी कभार ये प्रॉपर जो ओरल हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसको सही तरीके से अदा नहीं कर रहा। तो व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब ये होता है हमारे जितने भी कॉन्सोनेंट के वर्ड्स हैं वो सारे ओरली अदा होते हैं। ठीक है, हमारे डिफरेंट आर्टिकुलेटर की मूवमेंट से। अच्छा, सिवाय 3 के, एम, एन और आई एन जी, ये 3 साउंड्स ऐसी हैं जो नाक से अदा होती है। अगर आप अभी भी इसको प्रोनाउंस करें मामा, तो ये नेजल साउंड है। ठीक है, नाना, ये भी नेजल साउंड है। अंगूर, अगर अंगूर को भी आप प्रोनाउंस करें, आई एन जी की साउंड जिसमें नून गाफ कनेक्टेड हो जाता है, तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली भी वो। अब उसमें क्या है, जो नेजल साउंड्स है वो तो नेजली अदा होनी चाहिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उस पैटर्न को डेवलप कर लेते हैं और उनकी आवाज कभी कभार बहुत हाइपर नेजल हो जाती है, या कभी कभार वो इतनी उसमें चले जाते हैं कि ये नेजल साउंड्स को भी वो ओरली अटेंड करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हाइपर नेजल वॉइस हो जाती है। ठीक है, सो वी हैव टू कंसीडर दीज थिंग्स एज वेल, क्योंकि हमारे पास बहुत सी मदर्स आके ये कहती है कि भाई ये कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा क्योंकि ये बोलता है, अगले बंदे को लगता है ये बहुत अजीब बोलता है, ये बिल्कुल स्लो बोलता है, इसलिए अगले बंदे को समझ नहीं आती ये बोलता क्या। डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हैं ना, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होते हैं हमारे साथ, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही उनको काम करना है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज ऑलवेज मीनिंगफुल। लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन की का ही एक तरीका है जिसमें हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने वर्ड्स, अपनी इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ कन्वे करते हैं, बट इट्स ऑलवेज मीनिंगफुल। ऑलवेज, हमेशा ये मीनिंगफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बच्चा प्रेजेंट हो रहा है और वो कह रहा है जी, उसकी मामा पास है और वो कह रहा है इट्स मामा। ठीक है, साथ बाबा है, बाबा को भी देखे वो मामा कह रहा है। इसका मतलब ये कि बच्चे के पास स्पीच तो है लेकिन लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वो फंक्शनली एसोसिएट नहीं कर रहा पर्सनालिटीज को। अगर वो मामा को ही मामा, बाबा को ही बाबा, भाई को ही भाई कहेगा तो दैट इज मीनिंगफुल। तो हमारे पास जब बच्चे इस तरह प्रेजेंट हो तो इसका मतलब ये कि उनके पास स्पीच है, वो सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे पर्सनालिटीज को उसके अकॉर्डिंगली। वो हर बंदे को अगर एसोसिएट कर लेंगे ये बाबा ही है, दैट इज नॉट, वो भी मीनिंगफुल नहीं है, सिचुएशनल अकॉर्डिंगली नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली, सिचुएशनल अकॉर्डिंगली नहीं है, तो इट्स मीन कि वो स्पीच में है, लैंग्वेज में नहीं। ठीक है, it is always meaningful in order to communicate with one person to another, always dynamic. ठीक है, let's move towards next slide.
अच्छा, हमने बच्चे की लैंग्वेज इंप्रूव करनी है। फॉर दिस वी हैव टू नो कि लैंग्वेज के कंपोनेंट्स क्या हैं या लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, लैंग्वेज बेसिकली दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज द रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज द एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? सपोज मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने उसको कहा कि बेटा, जो भी उसका नाम है, एनीवन, अली है, हमजा है, कुछ भी है, लेट्स टच योर हेड। मैंने उसको नॉन वर्बल कमांड दी, उसने अपना मोटर पैटर्न वो यूज करना है और हेड को टच करना है। अगर तो उसको हेड का पता होगा तो ही टच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो जो चीज अंडरस्टैंडिंग में है दैट इज कॉल्ड द रिसेप्टिव लैंग्वेज, और जो चीज एक्सप्रेशन में है, बोलने में है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वर्बल भी हो सकती है स्पीच की फॉर्म में, या नॉन वर्बल भी हो सकती है, जिसमें बच्चा हाली इशारे कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है, खींच के लेकर जा रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, इन ऑर्डर टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। लैंग्वेज के कंपोनेंट्स क्या हैं? अगर हमें बच्चे की लैंग्वेज को देखना है, हमने बच्चे की लैंग्वेज पे काम करना है, तो हमें पता होना चाहिए हमने बच्चे के किन किन चीजों पे काम करना है, लैंग्वेज में किन किन चीजों को देखना है। लैंग्वेज की फॉर्म को देखना है, उसके कंटेंट को देखना है, या उसके यूज को देखना है। उसके लिए हमें सारी नावा होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज में हम फोनोलॉजी को सबसे पहले देखते हैं कि बच्चा स्पीच साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। जब मैं प बोल रही हूँ तो वो प ही बोल रहा है, मैं ब बोल रही हूँ तो ब ही बोल रहा है। दे बोथ आर बाइलेबियल्स, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें से एक जो साउंड है वो वॉइस्ड है, एक अनवॉइस्ड है। अगर मैं प की बात करूं तो ये अनवॉइस्ड है, और अगर मैं ब की बात करूं तो ये वॉइस्ड है। कैसे पता चलता है कि ये वॉइस्ड है और अनवॉइस्ड है? वो साउंड्स जिनमें हमारे वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन हमें खुद फील हो, दीज आर द वॉइस साउंड। ठीक है, और वो जिनमें नहीं फील हो रही वो अनवॉइस्ड है। तो हमें देखना है कि बच्चा हर तरह के साउंड्स निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, हमें लैंग्वेज में देख लेना, क्योंकि बच्चा हमारे पास आ रहा है। तो उसके लिए हमें बच्चे की फोनोलॉजी को चेक करना होता है। अगर बच्चा हमारे साथ लैंग्वेज के साथ प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, अगर वो स्पीच साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो मतलब उसकी रिसेप्टिव लेवल पे है, और अगर वो प्रोड्यूस भी कर रहा है तो मतलब एक्सप्रेसिव लेवल पे भी है, बना भी रहा है। मोर्फोलॉजी क्या है? वो कोई मीनिंगफुल चीज बोल रहा है, वो मीनिंगफुल वर्ड बोल रहा है, कैट को देख के कैट बोल रहा है, काउ को देख के काउ बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी। वो वर्ड्स के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर रिसेप्शन में कर रहा है तो मतलब वो हम एग्जैक्टली वो चीज दे देगा, और अगर एक्सप्रेशन में कर रहा है तो एग्जैक्टली वो वर्ड बोल देगा। ठीक है, अच्छा सपोज हमारे पास अगर बच्चा आया और वो सेंटेंस लेवल पे है, ठीक है, सेंटेंस लेवल पे है, उसका क्या होगा कि बच्चा से छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल रहा है, दिस इज एप्पल, दिस इज काउ, दिस इज द, छोटे छोटे सेंटेंसेस। अब उसमें हम क्या करेंगे? हम बच्चे की सिमेंटिक्स चेक करते हैं। सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स बेसिकली डिफरेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस के मीनिंग है, कि बच्चा जो हमारे पास पूरा सेंटेंस बोल रहा है, आया वो मीनिंगफुल है, वो एग्जैक्टली उसने उसको इंटरकनेक्टेड किया है, वर्ड आपस में कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज काउ, उसने बहुत बड़ा अच्छा कोरिलेट किया, और काउ को ही देख के उसने ये पूरा सेंटेंस बनाया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग एंड वर्ड्स रिलेशनशिप। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो मतलब रिसेप्टिव लेवल इज गुड, और अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ वर्ड और सेंटेंस का यूज भी है मीनिंगफुली, काउ को ही देख के कह रहा है दिस इज काउ, एप्पल को ही देख के कह रहा है दिस इज एन एप्पल, तो मतलब उसका सिमेंटिक अच्छा है। हमें उसके सिमेंटिक पे काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस फेज में है कि वो चीजों को कॉम्प्रिहेंड करके एक स्ट्रक्चर्ड एसवीओ पैटर्न बना रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न बना रहा है। ठीक हो गया। अगर बच्चा हमारे पास सेंटेंसेस बना रहा है और सेंटेंसेस को, डिफरेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट भी कर रहा है, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमें चेक करना है कि बच्चे का सेंटेक्स ठीक है, बच्चा सिचुएशनल अकॉर्डिंगली सेंटेक्स को ठीक बना रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो उसने करेक्ट किया है उसके अंदर ग्रामर ठीक लगाई है, डिफरेंट जो सेंटेंस को कनेक्ट करा है उसके अंदर कनेक्टिंग वर्ड ठीक लगाया, हेल्पिंग वर्ब ठीक लगाया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बच्चे को कार्ड दिखाती हूँ, लाइक बॉय इज ईटिंग, ठीक है, उसका क्या मतलब है? बच्चा खाना खा रहा है। तो उस बच्चे ने एग्जैक्टली वैसे ही वो चीज बताई है, उसने सिंटेक्स ठीक बताया, मतलब उसने आपको सब्जेक्ट भी ठीक बताया, उसने हेल्पिंग वर्ब इज भी लगाया, उसने आईएनजी भी लगाया, उसने ग्रामर का परफेक्ट यूज किया है।
एसवी को के पैटर्न को परफेक्ट वो किया है, तो इसका मतलब उसका सिंटेक्स ठीक है। अगर नहीं ठीक तो हमें उसकी उस चीज पे काम करना पड़ेगा, हमें उसकी ग्रामर में काम करना पड़ेगा, ग्रामर में फ्रेजेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ जो है ना हमें उस पे उसकी उस चीज पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बच्चा बहुत अच्छा है, हम उसे जो जो पूछ रहे हैं, फिर हमारे पास मदर्स आती हैं और वो कहती हैं कि जी बच्चा सारा कुछ बोल रहा है सिंपल, लेकिन जब हम पूछे और किसी हार्ड सिचुएशन में पूछे तो वो नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल से, मैंने पूछा स्कूल में क्या हुआ, he wouldn't be able to express the feelings, he wouldn't be able to express the whole day scenario। वो क्या करता है जी, वो बस वो एक रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स कुछ है, सेंटेंसेस हैं, वो ही बताता है, दैट्स इट। अब प्रेगमेटिक्स क्या, हमारे पास बहुत से बच्चे प्रेगमेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट होते हैं, एएसटी में ही। उसमें क्या होता है, बच्चा सिचुएशनल अकॉर्डिंगली लैंग्वेज नहीं यूज करता, जो हमारा सिनेरियो बना हुआ है, जो हमारे सर्कमस्टांसेस है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहा, वो बस सिंपल 2-4 सेंटेंसेस बना लेता, दैट्स इट। अगर मैंने बच्चे के सामने, सपोज उसकी बर्थडे है, मैंने उसको कहा कि अब बर्थडे पे क्या करते हैं, तो उसने कोई सिलेक्टेड सेंटेंसेस याद किए, ये करते हैं, कैंडल ब्लो करते हैं, बैलून्स ब्लो करते हैं, केक कट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के चीजें वो है। अब उसने वो बता दिया, अगर मैं उसको इसी सिचुएशन को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ले जाऊं, मैं पूछूं कि आप फलाने कजन की बर्थडे पे गए थे, तो उसने क्या किया था, हो सकता है उसने कुछ अलग किया हो, उसने पहले जाके केक बाय किया हो, उसने पूरा पैटर्न बताना ना आपको। पैटर्न में पहले ये कि केक लेने गया हो, फिर वो बैलून्स ब्लो किए हो, फिर ये किया हो, लेकिन वो उसने वो एक वो रटा रटाया सिस्टम वाला वो 4-5 सेंटेंसेस बोल देने, इट्स मीन वो सिचुएशनल अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहा, उसने कुछ चीजें जो लर्न की वही बोल रहा है। अगर हम उस सिनेरियो को, उस सर्कमस्टांसेस को चेंज करें तो वो बिल्कुल उस चीज के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। हमारे पास बहुत से बच्चे एएसटी के वो इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि मतलब कहती पता सारा लेकिन परफेक्ट नहीं बोलता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बोलता, मैं उसको पूछूंगी तो मेरी ही बात इमिटेट करने लग जाता है, या मेरी ही चीजों को ऐसे करने लग जाता है, ठीक हो गया। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हमने बच्चे, बहुत बेसिक लेवल का बच्चा है हमारे, ठीक है, हमने उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे इनहेंस करना है। सब पेरेंट्स का मोस्टली ये होता है कि बच्चा को इनिशियली, हमारे पास बिल्कुल बेसिक लेवल का बच्चा है विद एएसडी सपोज, और मदर्स ये कहती हैं जी भाई हमने जो है बच्चे के साथ काम करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए। हमेशा स्टार्ट बच्चे की समझ से लेना चाहिए। बच्चा चीजों को पहले समझता है, कॉम्प्रिहेंड करता है, फिर रिस्पॉन्स देता है। हम डायरेक्ट उसकी स्पीच पे नहीं काम कर सकते, हमें पहले उसकी सिटिंग पे काम करना पड़ेगा, हमें उसकी बहुत सी फाउंडेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चा बैठता नहीं है, तो हमें उसके बैठने पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बैठेगा नहीं, टिक के नहीं बैठेगा, he wouldn't be able to give us the perfect eye contact, ठीक है। जैसे ही उसने हमें आई कॉन्टेक्ट देना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा हमारे साथ इमिटेट होना शुरू हो जाएगा, वो इंटरैक्टिव होना शुरू हो जाएगा और इन रिटर्न काम होना शुरू हो जाएगा। हमेशा स्टार्ट हम रिसेप्टिव लैंग्वेज से ही लेते हैं और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में फंक्शनल वर्ड्स से लेते हैं, ठीक हो गया। तो हाउ टू इनहेंस द रिसेप्टिव लैंग्वेज, हमारे पास बिल्कुल बेसिक बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता, 2.3 का है, 2.5 का है, 3 इयर्स का है, 4 इयर्स का, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, हमने उसके साथ कैसे डील करना, हम उसकी समझ में कैसे चीजें लेकर आएंगे। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमें बच्चे की अटेंडिंग स्किल्स पे काम करना होता है। अटेंडिंग स्किल्स में आता है कि बच्चे की सेटिंग कैसी है, ठीक है, बच्चा टिक के बैठ रहा है, आपको आई कांटेक्ट कितना दे रहा है, वो आई कांटेक्ट कितना सस्टेन कर रहा है, कितना परसिस्ट कर रहा है, उसके बाद वो आपकी इमिटेशन के कौन कौन से पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। हो सकता है वो ओरल पैटर्न को ना फॉलो करे, लेकिन वो उस ओरल पैटर्न का जो मोटर पैटर्न है उसको फॉलो करे। मीन्स टू से कि बच्चा साउंड निकाल रहा है, लाइक मैंने ऐसे पाउट बनाया and I'm saying oh, and he is going to say that's it with no sound, मतलब हमारा मोटर पैटर्न फॉलो कर रहा है, सो वो हमारी नॉन जो वर्बल चीजें हैं उसको इमिटेट करना शुरू हो गया, सिर्फ आवाज नहीं निकल रही, लेकिन he start trying to do this, ठीक है। तो उसके लिए हमने उसकी रिसेप्टिव पे पहले काम करना है, उसको छोटे छोटे पैटर्न सिखाएंगे। छोटे छोटे पैटर्न सिखाने से क्या फायदा होता है, देखिए हमने बोलना डायरेक्टली इनडायरेक्टली जबान से है, मुंह से है, अच्छा बच्चे कितनी देर म्यूट रहे हैं, उनका ये टंग मूवमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनकी लिप्स की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम उनको छोटे छोटे पैटर्न डिफरेंट तरह के फेजेस शीशे में बनाते हैं, ठीक है।
वो बच्चे हमें देख के ना सिली फेसेस वो इनडायरेक्टली वो भी इमिटेट करना शुरू हो जाते हैं, वो फिर वैसे पैटर्न बनाना शुरू होते हैं। इससे मतलब मोटर पैटर्न बना तो मतलब वो चीज मूवमेंट में आई, वो चीज मूवमेंट में आई तो वो जितना फ्रीक्वेंट कराएंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वो आउटपुट देना शुरू हो जाएगा। हमने इनपुट दिया ना तो आउटपुट इन रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चा छोटे छोटे जो है वो पैटर्न्स बनाना शुरू कर देगा, मुंह खोलेगा, ई आ ओ शी। मिरर थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी इन स्पीच थेरेपी, क्योंकि अक्सर औकात बच्चा अपने ही चिल्ड्रन को देख के डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ दोबारा से करना शुरू कर देता है। अगर हम सामने बैठे हैं एंड ही इज वेरी रिलक्टेंट, वो हमारे नहीं देख रहा, कोई बॉदर नहीं कर रहा, उसको शीशे के सामने खड़ा कर दे, डिफरेंट तरह के पैटर्न बनाए। वो शीशे में कभी आपको देखेगा, कभी खुद को देखेगा, कभी अपने आप को देखेगा, कभी आपको देखेगा, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ पैटर्न आपका फॉलो करना शुरू कर देगा, तो मोटर इमिटेशंस आ जाएंगी। तो इट्स मीन समथिंग इज गोइंग ऑन। जैसे ही वो आई हमने बच्चे के रिसेप्टिव पे काम करना शुरू कर देना है और साइड बाय साइड एक्सप्रेसिव फंक्शनल लैंग्वेज वर्ड्स पे काम करना शुरू करना है। वो अभी आगे आते हैं इंशाल्लाह, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो अभी हमने रिसेप्टिव पे कैसे काम करना है बच्चे के आईसीडब्ल्यूज के थ्रू। ये होते क्या है, व्हाट इज आईसीडब्ल्यू? इट्स द इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड्स। इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड किसी भी कमांड में वो फंक्शनल वर्ड है, वो डायरेक्शनल वर्ड है, वो की वर्ड है जिसको बच्चे को फॉलो करना है। अगर नहीं आता तो अगेन हम उसको फिजिकली प्रॉम्प्ट करेंगे, हम ऑडिटरी मल्टीपल वो चीज यूज करेंगे, हम उसको विजुअल्स दिखाएंगे, हम डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड दैट पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल an ICW is a keyword that carries meaning. Many words in a sentence are redundant. This is particularly true of the highly predictable word. हम उसमें क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक बच्चा है, ठीक है, और उसने कोट पहना हुआ है और हम उसको कह रहे पुट योर कोट ऑन, जबकि ऑलरेडी उसने पहना हुआ है। इसमें मुझे बताइएगा कोई इन्फॉर्मेशन कैरिंग वर्ड है? उसने तो वो ऑलरेडी पहना हुआ है, तो इसमें जीरो इन्फॉर्मेशन कैरिंग वर्ड है। बच्चा क्या उसको वो करेगा? ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं, इसमें बच्चा कुछ नहीं सीखेगा क्योंकि वो उसने ऑलरेडी पहना हुआ है। आप उसको कोई फिजिकल प्रॉम्प्ट देके ये नहीं कह रहे कि ऐसे पहनो, ऐसे करो, या पॉइंट करो या कुछ इस तरह। हाँ, हम पॉइंटिंग के वे में उसको कह सकते हैं कि लेट्स पॉइंट योर कोट, लेकिन वो बिल्कुल डायरेक्ट में है। पॉइंट योर कोट एंड पुट ऑन योर कोट, दोनों में डिफरेंस है, दोनों डायरेक्शंस में डिफरेंस है। ठीक है, एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड है डायरेक्शनल कमांड में, वो क्या है कि पॉइंट योर कोट, और अगर मैं कहूं कि पुट योर कोट ऑन तो वो ऑलरेडी उसमें बना, उसमें तो कोई इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड जो है वो 4 लेवल्स के होते हैं। 1 इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड, 2 इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड, 3 इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड, 4 इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड। इसकी मैं सिंपल सी आपको मिसाल देती हूँ कि हमने बच्चे की रिसेप्शन के लिए इसको कराना क्यों जरूरी है। हमारे पास बहुत से बच्चे इनिशियली आते हैं जो कंप्लायंस पे नहीं होते। अम्मा कहती है बोलता कुछ नहीं है, तो हम पूछते हैं कि समझता है? कहते नहीं समझता भी कुछ नहीं है। हम पूछते हैं कि आपको छोटी छोटी चीजें ला के देता है? नहीं जी कुछ नहीं ला के देता, कुछ नहीं खा के देता, चीजें फेंकता है, ये करता है, वो करता है। वो चीजें उसकी समझ में नहीं है, आल्दो उसकी समझ में हो सकती है, लेकिन कभी हमने उसको इस तरह की कमांड नहीं दी होगी, या अगर दी है तो हमने उसको पूरा 100% एफिकेसी नहीं ली होगी, उसका आउटपुट नहीं लिया। अगर हमने छोड़ दिया होगा, बच्चे ने 1-2 दफा नहीं किया तो इट्स ओके, लेट्स लीव इट। वो चीज नहीं करनी। छोटी छोटी डायरेक्शनल कमांड से हमेशा शुरू करना है। जाओ बाबा के शूज लेकर आओ, उसे नहीं पता तो जाके पॉइंट कराएं और पकड़वा के लेकर आए। आप 2 दफा करेंगे, 3 दफा करेंगे, जितना फ्रीक्वेंट आप करेंगे, छठी शादी पर बच्चा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ले आएगा, क्योंकि आप उसको कमांड ही एक दे रहे हैं, आपने 5-7 दिन एक ही कमांड रखी है। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल डायरेक्शनल कमांड बच्चे को दूंगी, दैट इज कॉल्ड 1 ICW। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आगे आपको एग्जांपल देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये सारे सेम वो सारी चीजें। अच्छा, जब कभी हमने ये काम करना, हमने बच्चे को क्लू मिनिमम देने हैं, क्योंकि हम उसकी रिसेप्शन पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि जाओ बाबा के शूज, ये वाले शूज लेकर आओ, आप तो इनडायरेक्टली उसको कर रही हैं, पॉइंट कर रही हैं, उसकी कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ जाएगा? वो तो आपके इशारे को देख वो कर रहा है। आप कोई हेड नोट कर रही हैं, ये कोट है ना, ये लेकर आओ, कुछ इस तरह का कर रही हैं, तो आप तो इनडायरेक्टली उसको क्लू दे रही हैं। क्लू मिनिमल रखना है, सिर्फ डायरेक्शन देनी है, विदाउट एनी क्लू, विदाउट एनी हेड नोट, एनी जेस्चर, एनीथिंग एल्स। ये इंफॉर्मेशन की चीज होगी जो हम बच्चे को विदाउट क्लू देंगे। इनिशियली अगर हमें देना भी पड़ा तो, फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर नहीं समझ रहा, हमें शुरू में इनिशियली देना पड़ा कि बच्चा ने, लेकिन हम फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ दे रहे हैं ना, उसके साथ उठवा रहे हैं,
कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज बच्चा आपकी वो फेशियल एक्सप्रेशन देखना शुरू कर देगा कि भाई अम्मा ने हेड नोट नहीं किया तो मैं क्या करूं, अम्मा ने ये चीज नहीं की तो मैं ये पकड़ूं कि ना पकड़ूं। तो क्लू मिनिमल रखने हैं आप लोग, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। मैंने आपको बता दिया ICW 2 years ऑफ एज में 2 ICW कैरिंग वर्ड होते हैं बच्चे के पास, 3 years ऑफ एज में 3 होते हैं एंड 4 year ऑफ एज में 4 होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड क्या है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड में हम एक डायरेक्शनल कमांड बच्चे को देते हैं और बच्चा उसको उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को कहा कि गिव मी सीजर, मैंने एक डायरेक्शनल कमांड दिया गिव मी सीजर व्हेन देयर इज द ऑप्शन ऑफ सीजर, पेंसिल और पेन ऑन द टेबल। मैंने 3 चीजें सामने पढ़ी हैं, बच्चे को भी गिव मी सीजर, उसने कॉम्प्रिहेंड किया कि इन तीनों में से मांगा क्या है, जो मांगा उसके अकॉर्डिंगली दिया। दिस इज कॉल्ड वन इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड, मेरा एक ही इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड है एंड दैट इज सीजर, ठीक है। उसने उठा के मुझे दे दिया, इसका मतलब बच्चा फर्स्ट लेवल पे है। 1 year ऑफ एज का बच्चा इस लेवल पे होता है। हम उससे सिंगल डायरेक्शनल जितनी भी कमांड्स कहें वो छोटी छोटी करता है, बोले बाबा के शूज ले आओ, किचन से कप ले आओ, ये टॉवल यहाँ रख दो, अपना फीडर लेकर आओ, गिलास लेकर आओ, बॉटल ले, एनीथिंग, छोटी छोटी चीजें जो भी, ठीक है। उसके अलावा ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड है। अब अगर हम 2 की अगली स्लाइड में हम 2 की तरफ मूव करेंगे, जैसे कि अच्छा कभी कभार हम बच्चे को नो चॉइसेस भी देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि है, हमने बच्चे को कहा कम हियर, उसके पास कोई ऑल्टरनेट चॉइस नहीं है, उसको हम ड्रैग करके खुद ही लेकर आ रहे हैं या उसको पॉइंट करके बता रहे हैं गिव मी दिस, एक ही चीज पढ़ेगा क्या है गिव मी दिस, वो उठा के देगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो इसका मतलब हम इसमें बच्चे के कोई ICWs पे काम नहीं करें, हम डायरेक्ट उसकी वो पॉइंटिंग पे और ABA के टास्क पे काम करेंगे, बच्चा एटलीस्ट पिक करे, उसकी कोई OT रिलेटेड कोई फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, इस तरह की चीजों पे काम करे। बट फॉर इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, जिसमें इंफॉर्मेशन वर्ड होना चाहिए, डायरेक्शनल वर्ड होना चाहिए कि बच्चा उसमें से डिस्क्रिमिनेट करके आपको पर्टिकुलर चीज दे, ठीक हो गया। वन वर्ड अगेन मैंने आपको बता दिया है कि जैसे अगर मैंने एक टेबल पे पेंसिल, पेपर और चेयर्स पड़ी हैं और मैंने अगर उसको कहा, इसे नेक्स्ट स्लाइड पे हम नेक्स्ट स्लाइड मूव कीजिएगा। जी ठीक हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिंपल सी मिसाल दी कि पेन है, पेंसिल है और सीजर है एंड वी हैव टू से लेट्स गिव मी सीजर, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंगली आपको वो दे देगा। अच्छा अगर मैंने 3-4 चीजें टेबल पे रखी हैं एंड आई एम आस्किंग वेयर इज द बुक, जबकि बुक भी वहां पड़ी है, की भी पड़ी है, कोई मंकी वाला टॉय पड़ा है, एनीथिंग एल्स, बच्चा एग्जैक्ट बुक उठा के देगा, वेयर इज द बुक, वो उठा के देगा हेयर, या कुछ भी पॉइंट करके आपको बताएगा या आपको दे देगा या टच करेगा या पॉइंट करेगा, लेकिन दैट वुड बी एक्यूरेट, बोल नहीं रहा वो लेकिन वो कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, ठीक है। दिस इज 1 ICW लेवल। अगर हम बात करें कोई भी किसी भी बच्चे को अगर हम पूछ रहे हैं कि टच वेयर इज नोज, वो एग्जैक्ट नोज को टच करें, although he can touch nose, he can touch shoulder, he can touch nose, लेकिन हमने पूछा कि where is nose, तो उसने ऐसे किया, इट्स मीन कि वो कॉम्प्रिहेंड कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में इस वाले को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे 2 ICWs पे, ठीक है। व्हाट इज 2 ICWs? हम बच्चे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 डायरेक्शनल कमांड दे रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चे की रिसेप्टिव एनहांस करनी है, रिसेप्टिव स्ट्रांग करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चे को 2 ICW या 2 डायरेक्शनल कमांड जो है वो देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टैडी है और एक डॉल है, मेरे पास टेबल है और चेयर है और बेड है और एनीथिंग, ठीक है। और मैं उस बच्चे को कहती हूँ पुट टैडी ऑन द चेयर, ठीक है। मैंने उसको कहा टैडी को चेयर पे रखना है, जबकि ऑप्शन में टैडी भी है और डॉल भी है, लेकिन बच्चे ने टैडी उठाया। ऑप्शन पे कार भी ऑप्शन पे टेबल भी है और चेयर भी है, लेकिन उसने एग्जैक्टली उसको टैडी को चेयर पे रखा क्योंकि मैंने चेयर का कहा। तो ये 2 डायरेक्शनल कमांड्स है विद ऑप्शंस, बच्चा उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। इसको मैं आपको पिक्चर में फर्दर डिपिक्ट करती हूँ, जैसे एक नेक्स्ट पिक्चर दिखाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर, एक बेड है, एक चेयर है, टैडी है और डॉल है। मैंने उसको कहा कि भाई टैडी को आपने बेड पे रखना है और डॉल को चेयर पे रखना है, ठीक है।
अब ऑप्शंस में दोनों चीजें हैं, वो टैडी को चेयर पे भी रख सकता है और डॉल को टेबल उस पे बेड पे भी रख सकता है, लेकिन मैंने जो डायरेक्शनल कमांड दी उसने उसके अकॉर्डिंगली रखना है। हालांकि ऑप्शंस में दोनों चीजें हैं, डॉल भी है टैडी भी। हो सकता है मैं जब उसे कहूँ कि टैडी को बेड पे रख दो, वो डॉल उठा के रख दे, ठीक है। दोनों इसमें देखना है। तो दिस इज कॉल्ड टू डायरेक्शनल कमांड या टू ICWs, टू इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड्स। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहती हूँ वॉश टैडीज हेयर, कि टैडी के कान को साफ करो, इसमें चॉइस है नहीं, वो टैडी के कान को भी साफ कर सकता है, वो डॉल के कान को भी साफ कर सकता है, तो मतलब उसने इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, वो कान को साफ कर सकते हैं, किसी और ऑल्टर पार्ट ऑफ बॉडी को भी साफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन, दोनों में ऑप्शंस आ गए, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो करना है। ठीक हो गया। 3 ICWs में क्या होता है, टिल द एज ऑफ 3 द किड्स आर गोइंग टू, नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करेंगे, टिल द एज ऑफ 3 ICWs अचीव हो जाते हैं, अगर नहीं हुए तो हम कराएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चे वर्बली भी आते हैं, लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो ICW लेवल पे नहीं होते। कॉम्प्रिहेंशन अम्मा कहती है हाँ एक चीज कहीं उठा लाता है, दो में ना थोड़ी प्रॉब्लम करता है, हमें बार बार बोलना पड़ता है या सेकंड वाले को प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। आपने कभी इन फेजेस तक बच्चों को लेके नहीं गए, अगर लेके गए हैं तो वो टू डायरेक्शनल तक लिमिट रहते हैं। मेरे पास बहुत से बड़े बच्चे आते हैं ऐसे प्रेजेंट होते हैं भाई उनके पास 3 ICW है नहीं है, हालांकि पूरी पूरी स्टोरीज बता रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब वो हम कमांड देते हैं वो 2 से आगे फर्दर कमांड नहीं फॉलो करते, 2 डायरेक्शनल से आगे। तो हमें इन चीजों को, ये कॉम्प्रीहेंशन है, ये ICW बेसिकली रिसेप्टिव है, ये अच्छी होगी तो एक्सप्रेशन अच्छा होगा, बच्चे प्रिटेंड प्ले अच्छा करेगा, बच्चा इमेजिनेटिव प्ले अच्छा करेगा, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेसिप्रोकल्स में आएगा, कन्वर्सेशनल टॉक में आएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा इन एवरी डोमेन। सो लेट्स टॉक अबाउट 3 ICWs। अब इसमें क्या है, 3 हमने ऑप्शंस रखनी है, 3 डायरेक्शंस रखनी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम एडजेक्टिव्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल बिग है, स्मॉल है, कलर्स की कैटेगरीज है, एनीथिंग एल्स वो हमने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल पुट बिग कैट इन अ कार्ट। अब इसमें ऑप्शन क्या है, बिग कैट भी हो सकती है और स्मॉल कैट भी हो सकती है, ठीक है। एक ये हो गया, बिग डॉग भी हो सकता है, स्मॉल डॉग भी हो सकता है, क्योंकि डॉग कैट को भी आइडेंटिफाई करना है हमने, बिग एंड स्मॉल को भी करना है, एंड द थर्ड वन इज कार। कार के अलावा कोई और अल्टरनेट ऑप्शन भी हो सकता है, ट्रक हो सकता है, बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो देखिए इसमें 3 डायरेक्शंस आ गई। अच्छा, जब हम ICWs पे काम करते हैं तो वी हैव टू जर्नलाइज विद एवरी पीपल। वो बच्चा AST के साथ है, AST के साथ नहीं है, तो हमें उसको हर डोमेन में जर्नलाइज कराना है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चा प्रेजेंट हो रहा है भाई, उसको कोई भी डायरेक्शनल कमांड फॉलो नहीं कर रहा और वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या करेंगे, हम बच्चे के, और डायरेक्शनल कमांड किसी के साथ फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ अम्मा या अब्बा के साथ फॉलो कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें ऑल्टरनेटिवली सब्जेक्ट भी चेंज करने हैं। मतलब इनिशियली मैं कह रही मुझे दे दो, कुछ टाइम के बाद जब वो बहुत अच्छी उसकी एफिकेसी आ गई, उसकी मतलब वो टास्क बहुत अच्छा अटेन हो गया, तो व्हाट वी विल डू, हम उसको जर्नलाइज करेंगे किसी और के साथ, हम अपना सब्जेक्ट चेंज कर दें, हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दें, कुछ ऐसी चीज कर लें। अब मैं नेक्स्ट टाइम कहूँगी अपनी नानो को दे दो, शायद नानो अगर बैठी है पास तो, अच्छा हेरा को दे दो, ये वाली चीज उठा के हेरा को दे दो, तो वी हैव टू चेक कि वो आपके साथ तो नहीं ऑब्सेस्ड हो गया सब्जेक्ट में, वो बार बार आप ही को तो नहीं दे रहा, वो ऑल्टर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है। 3 ICWs में हम 3 डायरेक्शनल कमांड्स देंगे, ठीक हो गया। 4 में क्या करेंगे, 4 में हम बच्चे की प्रीपोजिशंस भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल गिव आलिया द बिग रेड ब्रेक, ठीक है। अब इसमें क्या है, चॉइस है, आलिया भी हो सकती है, दूसरी कोई मारिया, एनीथिंग, एनीवन, कोई और भी हो सकता है। बिग और स्मॉल दोनों हो सकते हैं, बिग ब्रिक भी हो सकती है, स्मॉल ब्रिक भी हो सकती है, बिग रेड ब्रिक भी हो सकती है, स्मॉल रेड ब्रिक भी हो सकती है, बिग ब्लू ब्रिक भी हो सकती है, स्मॉल ब्लू ब्रिक भी हो सकती है। सो देयर आर 4 डायरेक्शनल ऑप्शंस, so child have to pick up the exact one and give it according to the command. So this is called 4 ICWs. टिल 4 years तक 4 ICW अचीव हो जाते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही पुट द कार बिहाइंड द बिग ट्री। अब इसमें मैंने क्या किया, पुट कार की ऑप्शन भी हो सकती है, किसी और ऑल्टरनेट टॉय की ऑप्शन हो सकती है। पुट द कार बिहाइंड भी हो सकती है, इन फ्रंट भी हो सकती है, बच्चा हो सकता है मैं पीछे कह रही हूँ आगे रख दे,
ठीक है। बिग ट्री भी हो सकती है, स्मॉल ट्री भी हो सकती है, ट्री के अलावा कोई और ऑल्टरनेट अगर प्लांट भी ऑप्शन में आ सकता है। सो दीज आर डिफरेंट डायरेक्शनल कमांड्स कि इसमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस के साथ बच्चा उसको फॉलो करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसेप्टिव लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें इन चीजों पे काम करना पड़ता है, चाहे वो हमारे पास बच्चा आ रहा है किड विद ASD, किड विद एनी डेवलपमेंटल डिले, एनी न्यूरोटिपिकल किड, कोई भी बच्चा जो हमारे साथ डिफरेंट तरह की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ आता है कि भाई रिसेप्टिव इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हमें उसकी इन चीजों पे काम करना होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। व्हाट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द मदर्स का यही होगा कि भाई बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा कुछ इस तरह का नहीं कह रहा, सो व्हाट वी हैव टू डू। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है क्या, बच्चे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग। अक्सर बच्चे बैठे बैठे जो बहुत वर्बल बच्चे होते हैं वो अपने इमेजिनेटिव प्ले में इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके माइंड में जो जो चल रहा होता है ना उसको बोलते जाते हैं ऑल्दो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता, लेकिन जो जो सुना हुआ होता है वो उसको एविक्ट करते जाते हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में हमें बच्चे की हमेशा मीन लेंथ ऑफ अटरेंस पे काम करना पड़ता है, मतलब बच्चे के सेंटेंस स्ट्रक्चर को कितना मीनिंगफुली वो अटर कर रहा है और कितने मीनिंगफुली वो वर्ड्स बोल रहा है और उन वर्ड्स को कनेक्ट करके सेंटेंस बोल रहा है। दिस इज कॉल्ड मीन लेंथ ऑफ अटरेंस। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती है, ठीक है। जब ये बढ़ती जाएगी तो मतलब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज अच्छी हो रही है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्टार्ट कहाँ से होगी, ऑलवेज स्टार्ट विद अ मीनिंगफुल फंक्शनल वर्ड लाइक आओ। जैसे आपको इनिशियली स्पीच साउंड में बताया, हम ऑल साउंड्स के साथ इनिशिएट करते हैं, दे दो, जाओ, इस तरह के टिपिकल वर्ड्स हैं, ठीक है, जो फंक्शनल भी हैं और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में यूज भी नहीं। स्टार्ट हमेशा सिंगल वर्ड से करना है, फंक्शनल वर्ड दे दो, उसको कॉन्सेप्ट दे दो, दे दिया, उसको पता चल जाएगा उठ चीज उठा के देनी है हाथ में, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इन सिंगल वर्ड। वो हमारे दे दो में डायरेक्टली कभी ना कभी उसके माइंड में वो चीजें जा रही हैं, प्रोसेस हो रही है, इफेक्ट कर देगा, बोल देगा, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट विद अ मीनिंगफुल फंक्शनल वर्ड दैट इज दे दो, आओ, जाओ, ठीक है, इससे स्टार्ट लेंगे। उसके बाद बच्चे की वोकैबुलरी एनहांस करनी है। अगर आ गया, स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज और हर वोकैबुलरी। उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी इंट्रोड्यूस कराएं, उसको एनिमल्स नेम इंट्रोड्यूस कराएं, उसको फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। बच्चा ग्रेजुअली उसको अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि जब बच्चा आपका दे दो और आओ इमिटेट कर रहा है तो फिर वो ग्रेजुअली सारी चीजें ऑप्ट करेगा और वो एविक्ट भी करेगा। अच्छा, कई बच्चों की ये रिसेप्शन में होती है बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो बोलते नहीं है, लेकिन आपने स्ट्रगल जारी रखनी है, क्योंकि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कभी कभार थोड़ी टाइम से आती है, कभी कभार बहुत जल्दी भी आ जाती है, डिपेंड करता है कि आप बच्चे के साथ कितना इंटरेक्टिव है। कोशिश करें वो खुद बच्चे के लिए आप खुद रेनफोर्सर बन जाए, कि आपको कोई टॉय या कोई इस तरह की चीज जो है वो यूज ही ना, कोई इडेबल यूज ना करना पड़े, आप खुद बन जाए, वो इतने आप इंटरेक्टिव हो जाए उसके साथ कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ही देख के कुछ ना कुछ आपका पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दे। जब हमारे पास सिंगल वर्ड आ गया उसके बाद हम फिर उसके फ्रेजेस पे काम करेंगे। फ्रेजेस आ गए, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, फॉर एग्जांपल कार है, फॉर एग्जांपल कार बोला, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज लेवल आएगा, कार है, फ्रेज बोल दिया। शॉर्ट सेंटेंसेस पे फिर हम जाएंगे, ये कार है, फिर ये कार है, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब सिंपल को आगे फर्दर मूव करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की तरफ, ये मेरी पिंक कार है, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, हमने कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दिया, मतलब उसमें वर्ड्स ऐड कर दिए, फर्दर कोई एडजेक्टिव लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दे, ये पिंक कार है जो मुझे मामा ने दी है, कॉम्प्लेक्स आ गया, फर्दर कॉम्प्लेक्स आ गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाबा बाहर गए हैं और मैंने भी जाना है। अब बाबा बाहर गए हैं, उसने कनेक्टिंग वर्ड लगाया और मैंने भी जाना, उसने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया, ठीक है। तो हम मतलब एक सिंगल सेंटेंस से कैसे आगे फर्दर मूव करेंगे, बच्चे की इन चीजों पे काम करेंगे साइड बाय साइड। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, जब बच्चा उस पे आ गया कंपाउंड सेंटेंसेस पे, फिर रेसिप्रोकल पे। रेसिप्रोकल पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम हो रहा होता है शुरू में, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेसिप्रोकल के लिए जैसे मैंने आपको कहा अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने फौरन से कहा वालेकुम अस्सलाम, बच्चे को कहा हाउ आर यू, आई एम फाइन, किसके साथ आए हो, बाबा के साथ आए हो, ये रेसिप्रोकल है। मैं बच्चे को जो जो पूछ रही हूँ उसके इन रिटर्न वो आंसर कर रहा है, ना कि वो मुझे मेरी ही चीजों में इमिटेट कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। उसके बाद ये कन्वर्सेशनल टॉक आती है, अच्छा घर में किस बाबा, घर में बाबा क्या कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रही है, छोटा भाई क्या कर रहा है, ये कन्वर्सेशनल टॉक है, घर की चीजें, इधर उधर की सारी साइड बाय साइड चीजें पूछे।
एक कन्वर्सेशनल टॉक में आ जाएगी। उसके बाद एंड की गैदरिंग्स में बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा स्कूल की सेटिंग में क्या बोल रहा है, बच्चा एक स्पीच एक डिबेट कर रहा है किसी के सामने क्या बोल रहा है, एक पब्लिक ऑडियंस के सामने खड़ा होकर क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में आता है। ठीक हो गया, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा किसी भी चीज को टारगेट करने के लिए हमारे पास 4 मेन एरियाज होते हैं। फर्स्ट वन जो है फंक्शनल स्किल्स, बच्चा फंक्शनली किन चीजों को यूटिलाइज कर रहा है। उसके बाद ये देखना है बच्चा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से वे और कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहा है, ठीक है, वो देखना है। उसके बाद हमने देखना है लैंग्वेज को कितना कॉम्प्रिहेंड, कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, और लास्ट में साउंड्स को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, वर्ड्स को कैसे कनेक्ट कर रहा है। ये 4 मेन एरियाज, टारगेटेड एरियाज है जब भी हम लैंग्वेज पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा सपोज हमारे पास ASD का बच्चा है, लिमिटेड कम्युनिकेशन है, लिमिटेड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, हमने इंटरवेंशन प्लान देना है, हमें क्या करना चाहिए, हमने अपने गोल सेट करने हैं, हम कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे, कुछ लॉन्ग लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनते हैं। मतलब सपोज मेरे पास बच्चा अगर सिंगल वर्ड पे आया तो उसको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने फिर टेक टाइम, लेकिन उसके शॉर्ट टर्म गोल्स में हम उसके किन किन लैंग्वेज के डोमेन्स पे काम करेंगे, वी हैव टू मेक दीज थिंग्स। तो वो इट शुड बी टारगेटेड एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू एवरी किड, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एवरी किड, ठीक है। तो हमने उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस यूज करनी है। फर्स्ट अप्रोच इज द क्लिनिशियन डायरेक्ट अप्रोच, सेकेंड इज द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड थर्ड इज द हाइब्रिड अप्रोच। ये मैं सारी अप्रोचेस आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वन वाले में क्लिनिशियन मतलब SLP खुद डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू बच्चे को सिखाता है। सेकेंड वाले में हम बच्चे को ही यूज करते हैं, बच्चे की ही स्किल्स को, बच्चे की ही लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस द लैंग्वेज फर्दर। और हाइब्रिड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, कभी बच्चे की अप्रोच को कंसीडर करेंगे, कभी हम अपनी अप्रोच को करेंगे, इन दोनों का मर्ज करके हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा लैंग्वेज पे काम करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। लैंग्वेज पे काम करने के लिए हमने डिसाइड करना है कौन सा मटेरियल यूज करना है। इट शुड बी प्री प्लान्ड, योर सेशन शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड। अब ये ना हो कि बच्चा, आपने बच्चे को बिठाया बुक के उसकी एक्टिविटी की चीजें उठाने लग गए और लेने लगे, उतनी देर में बच्चा निकल गया, रो रहा है, क्रैंकी हो रहा है। आपको जो जो मटेरियल, जो जो टारगेट आपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए इनिशियली उसको सेट करें, उसके अकॉर्डिंगली अपना मटेरियल जो साइड बाय रखते हैं, ठीक है। मटेरियल साइड पे रखना, बच्चा डायरेक्ट देखे बिना, क्योंकि अक्सर बच्चा इतना सारा मटेरियल बल्क ऑफ वो चीजें भी देखे वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो चाहिए, वो शारे शुरू करने शुरू हो जाता है। तो स्पीच रूम मिनिमम डिस्ट्रैक्टेड होना चाहिए, जो चीजें यूटिलाइज करनी वही होनी चाहिए, ताकि बच्चा डायरेक्ट आपकी वॉइस को सुन सके, आपकी कमांड्स को कॉम्प्रिहेंड करके रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। तो मटेरियल शुड बी डिसाइडेड, ठीक है। उसके बाद हाउ द क्लाइंट विल यूज ना, बच्चे से उस मटेरियल को कैसे यूटिलाइज कराना है, उसको कैसे यूज कराना है, वो भी हमारा प्री प्लान होना चाहिए। किस टाइप का रीइंफोर्समेंट यूज करना है, सोशल प्रेस करनी है, कोई ईटेबल करना है, कोई लाइटनिंग टॉय करना है, एनीथिंग एल्स, पहले पता होना चाहिए बच्चे को। बच्चे की मदर को रीइंफोर्समेंट चेकलिस्ट दें, बच्चे की अम्मा लिखेगी प्रायोरिटी लिस्ट में कि ये स्ट्रांग है, ये उससे कम है, ये कम, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चीज को देख लें, ठीक है। फिर कौन कौन से बच्चे के रिस्पॉन्सेज को हमने एज अ करेक्ट एक्सेप्ट करना है, वो भी आपने पहले रखना है अपने माइंड में। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का तो उसकी पॉइंटिंग भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका सिंगल वर्ड या सिंगल साउंड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा अच्छा है, सेंटेंस लेवल पे है, वर्ड लेवल पे, तो उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज शुड बी अरेंज्ड, पहले मैंने ये वाला टास्क कराना, ये खत्म हुआ, कुछ सेकंड का पॉज किया, फिर ये कराना, फिर ये कराना, शुड बी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ये तो आपको ABA में भी इसी तरह की स्ट्रेटेजीज यूटिलाइज करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। अच्छा हमेशा SLP का बच्चे के साथ, SLP स्टैंड्स फॉर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी रैप बिल्डिंग होनी चाहिए, उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज दें कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपके साथ डिफरेंट तरह का वो अगर बिहेवियर शो करे तो करे, ताकि एक कंफर्ट जोन बच्चे के साथ डेवलप हो जाए और वो आपको ट्रस्टवर्दी समझे, और फिर बाद में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना वो आपके साथ जो है ना कम्युनिकेट करना शुरू कर दे, ठीक है। produces higher number of target responses, maximum output लेना उसे, टारगेट एक चीज को करना जो हमने ठान लिया इस बच्चे से वो बुलवानी है, इस बच्चे से बुलवानी है, उस चीज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। उसको फिर हम आउटपुट में लेंगे, वो जैसे ही आउटपुट आएगा तो हम उसको प्रेस करेंगे, जो भी उसका रीइंफोर्समेंट है उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे।
ये स्ट्रेटेजी हम मोस्ट ऑफ द किड जिनका लो आईक्यू होता है, एएसटी के अलावा भी जिनका लो आईक्यू होता है, सिवियर डिसेबिलिटीज होती हैं या सीपी के साथ या और बहुत से, हम उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजीज यूज, इट्स नॉट ओनली टू स्पेसिफाइड विद एएसटी, बहुत से बच्चे भी डिले के साथ हमें प्रेजेंट होती हैं, तो उनके लिए हमें ये स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ती है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगली स्लाइड में बताएंगे। इसका डिसएडवांटेज एक ही है, डिसएडवांटेज ये है कि बच्चा स्ट्रक्चर्ड रूटीन में वो सारा कुछ करने का आदी हो जाएगा, जब उसको बाहर या घर में अक्सर करनी है, भैया आपके पास घर है, हमारे पास तो कुछ नहीं कर, हमने वो स्ट्रक्चर्ड माहौल प्रोवाइड किया, हमने हर चीज स्ट्रक्चर्ड की, सारा कुछ हमने उसके अकॉर्डिंगली कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चे के काम करेंगे। वो बच्चा इतना स्ट्रक्चर्ड हो गया कि उसी पे डिपेंड कर रहा है। घर में अगर अम्मा कोशिश कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो कुछ देयर इज समथिंग डेफिसिट, कुछ है ऐसा कि जो वैसा स्ट्रक्चर्ड नहीं है या उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, तो बच्चा उसमें वैसा परफॉर्म नहीं करता, तो आके कहती है कि भाई आपके पास ही कर है, हमारे पास तो नहीं बच्चा करता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको अभी तक हमने ये इनिशियल फेजेस में हम यूज करते हैं, ट्रीटमेंट के इंटरवेंशन के इनिशियल फेजेस में ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ताकि बच्चा एटलीस्ट हमारी सेटिंग में तो रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। फिर जैसे ही अच्छा होता है, फिर हम आगे वाली अप्रोचेस यूज करते हैं। आगे वाली अप्रोचेस क्या है, इस अप्रोच में 3 मेन वो हैं एरियाज हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है। ड्रिल है, ड्रिल प्ले है और मॉडलिंग है। ड्रिल में क्या करेंगे, हम बच्चे के साथ हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देना है, किस किस तरह का कैसा कैसा रीइंफोर्स करना है, ठीक है, वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। वर्बली रिस्पॉन्स कैसे करना है, नॉन वर्बली कैसे करना है, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड होंगी और प्री प्लान्ड होंगी। ड्रिलिंग में हम ये सारी चीजें जो है बड़े स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे करते हैं। कौन कौन सा स्टिमुलस यूज करना है, वर्बली कितना हमने बच्चे को वो करना है, ऑडिटरी को कितना कॉम्प्रीहेंड उसके अकॉर्डिंगली करेगा, कितना फ्रीक्वेंट रीइंफोर्सर देना है, ये सारी चीजें साइड बाय साइड जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर वर्बली अगर उसने हमें रिस्पॉन्स किया तो हमने वर्बली उसको कितना हाई अप्रिशिएट करना है, उसको हमने प्रेजल देना है, क्या करना है। और अगर नॉन वर्बली की बात करें, और अगर हम नॉन वर्बली की बात करें तो हमने बच्चे को क्या करना है, हम बच्चे को हाई फाइव दे देंगे, लो फाइव दे देंगे, थम्स अप, कुछ भी एनीथिंग एल्स जो हम मतलब नॉन वर्बल वे में उसको हम प्रेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ड्रिल जो है और ड्रिल प्ले दे बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम। ड्रिल प्ले में हम जरा मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मैक्सिमम और अच्छे रिस्पॉन्सेज जो है वो हमें देना शुरू कर देता है, उसका हमें एडवांटेज ये होता है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। सो ड्रिल एंड ड्रिल प्ले इज द सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है। जो नेक्स्ट अप्रोच यूज होगी वो होगी ड्रिल प्ले इज आल्सो द सेम, ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया। माइनर सा डिफरेंस है कि उसमें हम मोटिवेशनल इवेंट्स ज्यादा ऐड कर देते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट सिनेरियोज ज्यादा क्रिएट कर देते हैं अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होगा, अगली स्लाइड में मूव करके मॉडलिंग पे क्या होगा। मॉडलिंग में बच्चा जो है, इन मॉडलिंग द चाइल्ड्स जॉब इज टू लिसन एंड नॉट टू इमिटेट। पेरेंट को एज अ मॉडल यूज करना, हमने खुद नहीं होना, क्योंकि ये एसएलपी डायरेक्टेड अप्रोच थी ना, तो हम पेरेंट को एज अ मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमने पेरेंट को डिफरेंट पेयर ऑफ पिक्चर्स पकड़ा दी, ठीक है। हमने उन पिक्चर्स में पेरेंट को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, गर्ल इज सिटिंग, बॉय इज ईटिंग, डिस्क्रिप्शंस कर दी 10-12, ठीक है। फिर वही सेट जो है ना 10-12 पिक्चर्स का हमने बच्चे को प्रेजेंट किया। जब बच्चे को प्रेजेंट किया तो बच्चा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज को कॉपी करना शुरू कर देगा। अब इसमें मॉडलिंग पेरेंट भी हो सकता है, मॉडलिंग कोई अल्टरनेट असिस्टेंट थेरेपिस्ट भी हो सकता है, एनीवन। इसमें हमने बच्चे को डायरेक्ट नहीं किया, और मैंने बच्चे को डायरेक्ट मॉडल करके नहीं दिखाया, मैंने उस पेरेंट को इन्वॉल्व किया। बच्चा उसको देख के इमिटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट हमारे अगर कंफर्ट जोन में नहीं आ रहे, या बच्चे हमारे साथ शुरू में इंटरेक्ट नहीं करें, बहुत जो बच्चे बहुत ही पैम्पर्ड है, अम्मा बाबा के बगैर भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम उनके पेरेंट को शुरू के सेशंस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी सीडी अप्रोच थी। अब है सीसी अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इसमें जो बच्चा कर रहा है ना, हमने बच्चे के पीछे वो चीजें इमिटेट करते जाना। लाइक बच्चा बोल रहा है, जो जो कर रहा है, एक्शंस कर रहा है, वो कर रहा है, हमने उसके पीछे पीछे बोलते जाना। उसका फायदा क्या होता है, बच्चा जो फॉलो कर रहा है हम उसको करेंगे, वो हमें टेंशन देना शुरू कर देगा। वो जो बोल रहा है हम बोलेंगे, वो फिर बोलेगा, हम फिर बोलेंगे। उस ड्यूरेशन हमने अपना जो टारगेटेड वर्ड होता है ना, हमने वो बोल देना, बच्चा उसको इमिटेट कर ले। तो हम जो चाह रहे होते हैं, बच्चा वो इमिटेशन पे आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता
वो समझता है कि पहले इसने मेरा इमिटेट किया है, मैं उसका इमिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो फेज आ गया ना जब बच्चा हम ही बच्चे के बिहेवियर को जो है वो इमिटेट कर रहे हैं, बच्चे की वर्डिंग का इमिटेट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा वाला भी कहीं ना कहीं, जैसे वो कह रहा है ब्लू ब्लू रेड रेड, थर्ड उसने पिंक बोला, मैंने पिंक बोल दिया, ठीक है। अब मैं एक अपना कलर फॉर एग्जांपल बोल देती हूँ, मैंने पर्पल बोल दिया तो वो आगे से पर्पल कर देगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सीसी अप्रोच, कि हम बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली इमिटेट करते हैं, फिर हम उसको अपने पैटर्न में लेकर आते हैं उसकी इमिटेशन के थ्रू। ठीक हो गया, आगे मूव करेंगे। इसकी 6 मेन वैरायटीज होती हैं, मतलब 6 कैटेगरीज होती है। सेल्फ टॉक, बच्चा खुद से बोल रहा है, आप उसके पीछे बोलना शुरू कर दें, मैं जा रहा हूँ, बाबा कहाँ गए, आप भी पीछे बोले बाबा कहाँ गए, बाबा अच्छा बाबा ऑफिस गए। जब आपने उसकी इमिटेट की ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आगे कुछ एक ऐसा फेज आएगा कि बच्चा आपकी भी कोई ना कोई इमिटेशन कर देगा, ठीक है। सेल्फ टॉक और पैरेलल टॉक इसी को बोलते हैं। सेल्फ टॉक में बच्चा जो बोल रहा है, बच्चा अपने एक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है, हम उसके साथ एंगेज हो गए और पैरेलल प्ले में आ गए। वो एक रॉ बना रहा है, कार है, आप भी इधर साइड पे खड़े हो गए लाइंस बनाए, कार है, वो कोई मतलब प्रिटेंड प्ले कर रहा है, पानी पी रहा है, आप भी उधर प्रिटेंड प्ले करके पैरेलल प्ले चल रहा है ना, साइड बाय साइड दोनों चीजें चल रही हैं, आप भी सेम वैसे करना शुरू कर दें, ठीक है। वो टॉवर बना रहा है, आप भी बनाना शुरू कर दें। वो आई एम बिल्डिंग, सी माई टावर, अब बच्चा इसमें से सपोज कहता है इट्स माई टावर, तो आप भी कह दें इट्स माई टावर, सी माई टावर। जब आपने उसकी एक चीज इमिटेट की तो सी माई टावर में आपकी तरफ देखेगा और वो कुछ ना कुछ इमिटेट कर देगा। दिस इज कॉल्ड सीसी सेल्फ प्ले और द पैरेलल प्ले, और सीसी अप्रोच में ही है ये। अच्छा ये कर दिया, इसी तरह हम उसके एक्शंस को, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके एक्शंस को डिफरेंट तरह की उसकी जो सेंटेंसेस हैं उसको जो है वो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, वो बोलता जाएगा, हम करते जाएंगे, फिर इनडायरेक्टली हम अपना बीच में कोई चीज कंडीशन कर लेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू बच्चा जो है ना काफी चीजें जो है वो लर्न कर लेता है और वो हमारी इमिटेशन पे आना शुरू हो जाता है। इमिटेशन क्या, इमिटेशन सेम जैसे प्ले में इमिटेशन कर रहा था वैसे ही हम वर्बली इमिटेट करेगा। हम प्ले के थ्रू भी वर्बली इमिटेशन कर रहे थे, ठीक है। तो इट्स द सेम थिंग। इस इमिटेशन में चेक करना है कि हमारी सेंटेंस की वो लैंग्वेज का सेंटेक्स ठीक है, मीनिंग ठीक बोल रहा है, सिमेंटिकली चीजें ऑल आर ऑल राइट। वो जो स्टार्ट में हमने लैंग्वेज के कंपोनेंट्स देखे थे, ये ना हो कि वो कुछ चीजें ठीक बोल रहा हो, कुछ मीनिंगफुल ना बोल रहा हो, या कुछ में ग्रामर्स के एरर्स कर रहा हो। तो लेक्सिकल इज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का अलग लुगात जिसको उर्दू में कहा जाता है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको एक्सप्लेन करना होगा। अगली स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। एक्सपेंशन, सपोज बच्चा सिंगल वर्ड बोल रहा है लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, हमें वी हैव टू एक्सपेंड द चाइल्ड अटरेंस। चाइल्ड जो बोल रहा है हमें उसको एक्सपैंड भी करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर चाइल्ड डॉगी कह रहा है हम एक्सपेंड कर दें, डॉगी इन द हाउस, डॉगी अंदर है, उसने डॉगी बोला, मैंने एक्सपैंड कर दिया। चाइल्ड ने कहा कैटी, कैटी सो रही है, मैंने कुछ भी एक्सपैंड कर दी। अब कैटी तो उसको पता है लेकिन हमने 7 चीजें एक्सटेंड कर दी। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, कि बच्चा आगे जो है ना चीजों को एक्सपैंड करना शुरू करता है। कैटी, मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कैटी है, अगर वो सिंगल वर्ड पे है। अगर वो कह रहा है कैटी है तो मैं कह दूंगी कैटी सो रही है। हम उसके उस बच्चे के वर्ड के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी अपनी लैंग्वेज को एक्सटेंड करना। एक्सटेंशंस क्या है, एक्सपेंशन और एक्सटेंशंस दोनों में फर्क है। एक्सटेंशंस होता है बच्चे का किसी भी चीज पे सिमेंटिकली कमेंट करना, ठीक है। बच्चा अपनी चीजों में कमेंट ऐड कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल में जैसे मैंने आपको डॉगी की एग्जांपल दी थी कि डॉगी अंदर चला गया, ठीक है। अब मैं ऐसे पूछूंगी डॉगी क्यों अंदर चला गया, हम कुछ भी कह सकते हैं, डॉगी को गर्मी लग रही थी, उसने कमेंट दिया गर्मी है ना, कुछ भी ऐसा सिचुएशनल। इसमें सेंटेक्स का होना बेहद जरूरी है, इसमें सिमेंटिक्स का होना बेहद जरूरी है। ये हायर लेवल है, लैंग्वेज का हायर लेवल है। इसमें बच्चे के उस देखना है कि वो कितना चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, कॉम्प्रिहेंड करने के अलावा कितना उसका लेवल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चा बोलेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगी अच्छा गर्मी है इसलिए डॉगी अंदर चला गया, तो आगे से कहेगा यस या नो, या किसी भी इस तरह की चीज में फिर वो एसोसिएट करेगा कि डॉगी को अंदर रखा क्योंकि बाहर गर्मी थी, कैट को पानी दे रहा क्योंकि प्यास लगी थी। तो वाई रिलेटेड लॉजिकल बेसिस प्लस जिसमें सिमेंटिक और सेंटेक्स का स्ट्रक्चर परफेक्ट हो, वो एक्सटेंशंस में होते हैं। बच्चे कमेंट छोटे छोटे ऐड करना शुरू कर देते हैं।
रिकास्ट सेंटेंसेस, एक ही सेंटेंस से हम और सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल बच्चा कह रहा है डॉगी हाउस, तो मैं इससे पूछूंगी अच्छा डॉगी हाउस है, तो आगे से कहेगा हाँ ये डॉगी हाउस है और ये कैटी हाउस है। बच्चे ने 2 सेंटेंसेस बना लिए एक ही चीज से, क्योंकि मैंने उसे रिकास्ट का मतलब होता है चीजों को कनेक्ट करके उनको रीबिल्ड करना, ठीक है। इसी तरह कैट के अकॉर्डिंगली अगर एग्जांपल दें तो वो उसके वैसे ही होगी, ठीक है। तो ये हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस तरह एक्सटेंड करेंगे, मतलब बच्चा देखिए किस लेवल से सिंगल वर्ड से कहां तक आ गया, कि वो छोटे छोटे जुमले को कनेक्ट करने लग गया, पूछने लग गया, रीजनिंग्स बताने लग गया, वो लॉजिकल क्वेश्चनिंग पूछने लग गया, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात करने लग गया, जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसमें वो बात करने लग गया। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इनहेंस द कम्युनिकेशन स्किल्स, वी हैव टू वर्क इन ऑल दीज डोमेन्स। अच्छा, लैंग्वेज पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करने के लिए हमें बच्चे के ब्लैंक लेवल को भी इनहेंस करना पड़ता है। अच्छा, सपोज हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं बहुत सारे मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के साथ, लेकिन वो हमें पॉलर क्वेश्चनिंग का आंसर नहीं कर रहे, हमें उनको सिखाना पड़ेगा। दो दिन नोज, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमें इस क्वेश्चन को यस में आंसर करना है या नो में करना है, हमें सिंपली लेबलिंग करनी है, हमें सिंपली सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना, क्या करना है उसके लिए बच्चे के सारे ब्लैंक लेवल्स जो अचीव होने चाहिए। 4 लेवल्स होते हैं, 1 ईयर में 1 अचीव हो जाता है, 2 ईयर में 2, 3 ईयर में 3, 4 ईयर में 4। 1 ईयर में क्या होता है, 1 ईयर टू 1.5 ईयर तक नियरली ये अटेन हो जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा सिंपली पॉइंटिंग, लेबलिंग, नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स करता है। लेवल 1 में ये होता है। लेवल 2 में क्या, बच्चा फंक्शनल यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल ये नाइफ से क्या करते हैं, काटते हैं, स्पून से क्या करते हैं, खाना खाते हैं, थिंग्स लाइक दैट, फंक्शनली बताना शुरू हो गया। कहाँ जा रहे हो, घर जा रहा हूँ, ये कौन है, ये बाबा है, एनीथिंग एल्स, सिंपल है लेकिन फंक्शनली उसको एसोसिएट कर रहा है। ये लेवल 2 है। लेवल 3 में क्या होता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बताना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि रिकास्ट सेंटेंसेस में ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा जी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से चीजें जो है वो जज करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको पास्ट एक्सपीरियंस में पता चला कि हम 2 थ्रेड्स को ज्वाइन करते हैं तो थ्रेड लंबा हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, फिर क्या होगा, फिर आगे से पूछेंगे बच्चे को, फिर वो कह सकता है कि इसको हम इसके गेट ट्विस्ट कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो मतलब सिचुएशनल अकॉर्डिंगली बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बताया। फॉर एग्जांपल बच्चा कार्टून देख रहा है, बच्चा गिर गया, उसने देखा बच्चा गिर गया, फिर वो पूछ सकता है आगे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो आगे कहेगा उसको चोट लगी तो मम्मा या कोई भी घर वाला उसको बैंडेज करेगा क्योंकि चोट लग गई है, या हम उसको ये करेंगे, वो इस चीजों में एक्सप्लेन करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, देख नहीं रहा लेकिन प्रिडिक्ट कर रहा अपने प्रीवियस पास्ट के एक्सपीरियंस से कि ये हो सकता है, अगर रोड पे जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे से क्वेश्चन पूछें, वो आपको अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करेगा। लेवल 4 या मोर लॉजिकल, मतलब लैंग्वेज जो है वो एक्सटेंड होकर बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स चली गई है और बच्चा उस हर चीज को कॉम्प्रिहेंड करके प्लस एक्सप्रेसिव भी हो रहा है। बच्चा जो उस चीज को कॉम्प्रिहेंड करके एक्सप्रेसिव भी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। और क्या बताते हैं, हाँ लेवल 4 में क्या करते हैं, लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब बच्चे को पूछा कि ये दोनों सेम क्यों है, वो बताएगा क्योंकि ये दोनों की कैटेगराइजेशन सेम है। ये दोनों डिफरेंट क्यों है, वो उसको उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंसेस बताना शुरू कर देगा। ये मोर लॉजिकल चीजें होती हैं, मोर रीजनिंग बेस्ड चीजें होती हैं, ठीक है। इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। दिस इज द 4th लेवल, द लास्ट लेवल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्डर टू अटेन द स्पीच। लास्ट लेवल स्पीच का, लैंग्वेज का, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का ये होता है, ठीक है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज लेवल्स एज वेल। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड होते हैं उसी के थ्रू, जो हमने पीछे सारी चीजें पढ़ी हैं। लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, इस पे कैसे काम करेंगे, स्पीच पे कैसे काम करेंगे, रिसेप्टिव पे कैसे काम करेंगे, कौन कौन सी अप्रोचेस को यूज करेंगे। तो ये साइड बाय साइड ये चीजें जो है बच्चे की अटेन होना शुरू हो जाएंगी अगर हम इन चीजों पे काम करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप सबको बहुत ही फ्रूटफुल रहा हो और आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हो, एंड you will get trained as well in order to deal your kids at your home. It's end now. Thank you. थैंक यू सो मच सुंबल, आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत डिटेल में सब कुछ बताया। आप पेरेंट्स के क्वेश्चंस हैं और आप समझ सकती हैं कि काफी ज्यादा, क्योंकि स्पीच एक ऐसा इश्यू है जो कि स्पेशल नीड्स पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला है।
Exactly. तो अभी हम ये है कि क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स हैं। तो और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने क्वेश्चंस प्रिसाइज रखें। एक टाइम में एक या दो से ज्यादा क्वेश्चन ना करें, इररिलेवेंट क्वेश्चंस ना करें, ताकि हम लोग मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस ले सकें और उनको फायदा पहुंच सके। ठीक है जी। अब मैं जिन जिनका नाम लूं वो अपने आप को अनम्यूट करते जाइए प्लीज। सबसे पहले हैं जी रोजीना राजा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रोजीना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। किरण कामरान, रोजीना का, किरण आप वेट कर लीजिए, रोजीना ने अनम्यूट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा है 6 ईयर का, तो माशाल्लाह उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छा है। वो 2 से 3 जो कमांड्स होते हैं, सिंपल कमांड्स आसानी से फॉलो करता है। लेकिन मसला ये है कि वो एक बोलने में एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। वो एक किसी तरह से भी कोई सिंगल वर्ड बोलने को तैयार नहीं। वो अपनी मर्जी से तो बोल लेता है सारा कुछ, खुद से बोलेगा, लेकिन जब हम पूछेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो कोई जवाब नहीं देगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी कंप्लायंस पे नहीं है। उसके लिए बच्चे को पहले कंप्लायंस पर लेकर आना पड़ता है। उसके लिए कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करेंगे, आपकी कमांड को फॉलो करना शुरू और कंडीशन करें चीजों को हमेशा कंडीशन करके उससे आउटपुट लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर है, उसको एसोसिएट करें कि ये करो। अगर बहुत मतलब 6 इयर्स का हो रहा है, वो उसको रीइंफोर्सर भी बॉदर नहीं कर रहा, तो कोई ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिससे वो बहुत ज्यादा फैसिनेट या वो कहता होगा आई वांट टू डू दिस। मतलब अक्सर बच्चे बाहर जाने के लिए या कुछ इस तरह के लिए करते हैं, उसको एसोसिएट करें। फंक्शनल लैंग्वेज उसको पहले देना शुरू करें, क्योंकि वो जब तक फंक्शनली नहीं बोलेगा वो आपकी किसी भी उन चीजों पे, उस कंप्लायंस पे नहीं आएगा। तो उसके लिए कोशिश करें उसको पहले फंक्शनल वर्ड्स दें, ताकि वो फंक्शनल वर्ड्स को मीनिंगफुली बोले। उसके बाद वो आपकी बाकी कंप्लायंस की चीजों पे आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास किरण कामरान, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी जो है ना, मैं उसकी थेरेपी खुद करती हूँ, स्पीच थेरेपी। तो जब भी मैं उसको कोई साउंड सिखाती हूँ या कोई नया वर्ड सिखाती हूँ तो वो बहुत स्लो बोलती है। जैसे कि बाबा है तो कोई ऐसे बोलेगी, दादा सिखाओगी तो मतलब स्लो बोलती है, मतलब उसकी साउंड है ना। अच्छा, इसके अलावा वो नॉन वर्बल कमांड्स जो है ना वो सारी पूरी कर लेती है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छी है, सारे टास्क कर लेती है, अपने डेली स्किल्स वो सारे खुद ही करती है। लेकिन जब भी मैं उसको थेरेपी, स्पीच थेरेपी के लिए बिठाती हूँ ना करने के लिए, तो वो उससे भाग जाती है, मतलब उसको पसंद ही नहीं है। तो उसकी थेरेपिस्ट, मैंने जब थेरेपी करवाई थी तो उसकी थेरेपिस्ट बोलती थी कि ये इसने अपना बिहेवियर बना लिया है, ये बोलना ही नहीं चाहती है। तो कुछ बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलते, तो आप इसमें इसको बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि ये आगे बोलेगी। अच्छा अच्छा, जो आपने वॉइस की बात की ना कि बहुत लो टोन में बोलती है, उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि बच्चा हमारे वॉल्यूम को भी इमिटेट करता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्ट्रेस और एग्जैजरेटेड स्पीच उसके सामने बोला करें। और कोशिश करें उसको डिस्कार्ड कर, मतलब छोटे छोटे उसमें सिलेबल्स को डिवाइड कर दे। जो सिलेबल्स आप बोल रहे, फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल, उसको जब एग्जैजरेट करके बोलेंगे और डिवाइड करके बोलेंगे ना, तो वो आपके पैटर्न को फॉलो करेंगे कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन से सिलेबल में स्ट्रेस दे रही है। बाबा बोलिए तो बाबा, बाबा को प्रोलॉन्ग करेंगे। बाबा प्रोलॉन्ग करेंगे ना, तो उस ड्यूरेशन में भी उसका जो वॉल्यूम है ना वो इनहेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आमना हमाद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आमना हमाद। नवीन फातिमा, नवीन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा बेटा है 3 साल का, उसकी रिसेप्टिव तो मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं मैं कहती, लेकिन मतलब कुछ कमांड्स वो फॉलो कर लेता है काफी हद तक। लेकिन स्पीच और साउंड्स का उसका काफी इशू है, और उसकी थेरेपिस्ट कहती है कि जब तक इसमें ब्लोइंग नहीं आएगी
तो काफी साउंड्स नहीं आएंगे, और वो हम हर तरह से सिखा रहे हैं बट इसको नहीं आ रही है। तो कोई ऐसी टिप्स जो आप दें। और दूसरा ये कि वो टंग डिप्रेसर, च्यूई ट्यूब और इस तरह की चीजें यूज करने का कह रही हैं, जो कि बहुत इसको मुश्किल है कराना और वो सब। तो इन इश्यूज पे मैं पूछना चाह रही थी। उसको कराने का भी पैटर्न है ना, आपने ओरल मोटर एक्सरसाइज करानी बेसिकली, उसकी पूरे जी। ओरल मैकेनिज्म को आपने मूवमेंट देनी है। बच्चा कभी भी डायरेक्ट आपको जबान पकड़ने नहीं देगा, तो ऑलवेज ट्राई टू यूज अ गॉस पीस। आपने एक हाथ पैटर्न से मुंह खोलना है, अगर वो आपको रिलक्टेंसी हो रही, वो नहीं खोल रहा, जिस्ट कर रहा है, तो आपने एक हाथ पैटर्न से मुंह खोलना है, गॉस पीस से उसकी टंग पकड़ के ऊपर नीचे दाएं बाएं लगाएं। इसके अलावा इसके लिप्स पे ऊपर या नीचे कोई ऐसी चीज लगाएं कि अलग करने के लिए अपना पूरा जो टंग है उसका मोटर पैटर्न बनाए लाइक दिस। इसकी जैसे जैसे टंग की मूवमेंट्स होना शुरू होंगी, वो ग्रेजुअली वो साउंड्स जो टंग की मूवमेंट से आती है वो उसको ऑप्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके ओरल मोटर मसाजेस भी आप करें, अगर वो बिल्कुल मतलब कोई ड्रूलिंग कोई इस तरह का उसका इश्यू है तो आप साइड बाय साइड वो कराएं, वो करेगा। ब्लोइंग के लिए आपने एक चीज मुझसे पूछी थी, ब्लोइंग का बेस्ट ऑप्शन ये होता है बच्चे को फील कराएं सेंसेशन। उसके अपने हाथ पे पहले आप ब्लो करें, उसको फील होगा, ठीक है, फिर अपना हाथ आगे आप उसके मुंह के आगे रखें, फिर वो इन रिटर्न उस चीज को करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू यूज अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर, ऐसी हल्की सी चीज जो हमारे नाक की एक्सहेलेशन से भी उड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनिशियली एक बच्चे के साथ मतलब अगर काम करना है तो मैं पीस ऑफ टिश्यू पेपर उसको स्टोर करूंगी, उसको इधर रखूंगी पाम में। बच्चा अक्सर औकात बहुत ज्यादा फोर्सफुली एक्सलेशन करता है, तो उसकी वो नेजल की जो एक्सलेशन होगी वो उसके दौरान ही उड़ जाती है। आप उसको सोशल अप्रेज दें, वो ज्यादा फोर्सफुली करेगा। फिर उसके बाद उसको मोटर पैटर्न के थ्रू सिखाएं, वो डेफिनेटली उसको फॉलो करेगा कि जो एक्सलेशन मैंने नोज के थ्रू किया वो मैंने मुंह के थ्रू करनी। तो उसको सेकेंडली वो सेंसेशंस भी फील कराएं। वो फूक मारेंगे तो हमारे हाथ पे फील होती है, मैक्सिमम बच्चे इसी के थ्रू करते हैं। Okay, Bushra Dawood, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द सेशन, इट्स वेरी हेल्पफुल। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा नॉर्मली इमिटेट करता है और कार्ड्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लेता है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ये हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो वर्ड्स बोलने की बजाय बिल्कुल वही साउंड्स निकाल रहा होता है, बट वर्ड्स की बजाय वो यूं बोल रहा होता है जैसे सो लाइक फुल सेंटेंस ही विल रिपीट। कार्टून्स देख के भी जो वो कह रहे हैं, और आपको अगर वो आप इसको सुने तो साउंड वो वही निकाल रहा होता है, जो वर्ड्स होते हैं ब्रेक्स भी वैसे ही ले रहा होता है इन बिटवीन द सेंटेंस, लेकिन वर्ड नहीं बोल रहा होता। तो ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे ये बताएं, आपका बच्चा स्क्रीन पे ज्यादा है? बुशरा स्क्रीन पे प्लीज बताइए। आपका बच्चा स्क्रीन पे ज्यादा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे को उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे होते, जिसकी वजह से बच्चा उस स्क्रीन को अपने माइंड में दोबारा रिकॉल करके वैसे साउंड्स बनाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली आपका बच्चा स्क्रीन पे ज्यादा है, इसलिए वो पर्टिकुलर साउंड, क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चे इस तरह आते हैं, वो हैप्पी बर्थडे की टून्स बोलते हैं, और जब हम हैप्पी बर्थडे कहें तो वो बोलते नहीं है, क्योंकि वो स्क्रीन पे ज्यादा होते हैं, वही पैटर्न में फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हैप्पी बर्थडे प्रैक्टिकली डेली रूटीन में प्रैक्टिस कराएंगे तो डेफिनेटली उस चीज को फॉलो करेगा। Okay, Ikram Mohsin, please unmute yourself. Ikram Mohsin. अस्सलाम वालेकुम मैम, बेटा मेरा 4 ईयर का अभी तक नॉन वर्बल है। स्पीच थेरेपी उसकी चल रही है, लेकिन थेरेपिस्ट यही कहते हैं कि पहले इसकी अटेंशन बिल्ड करवाएं, अटेंशन पे काम करवाएं। बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, 1 मिनट भी वो टेबल पे नहीं बैठता, बहुत ज्यादा जल्दी चलता है। तो मैं क्या करूँ मैम? सबसे पहले तो टिक के नहीं बैठता तो उसके टिकने पे काम करें, क्योंकि जब तक वो टिक के नहीं बैठेगा वो कभी भी आपको देखेगा नहीं, क्योंकि चलते फिरते बच्चा कभी पेरिफेरल विजन में देख रहा होता है, कभी सामने देख रहा होता है, कभी पीछे देख रहा होता है। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसको टिक के बिठाना सिखाएं, नहीं करता उसको किसी ऐसी जगह पे बिठाएं जहाँ पे वो ब्लॉक हो जाए, वो निकल ही ना सके। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, आपने चेयर पे बच्चे को बिठाया, आगे टेबल के साथ उसको ब्लॉक कर दें। जब आप उसको ब्लॉक करेंगे वो बाहर नहीं निकलेगा, वो ग्रेजुअली 2-3 दिन टेंट्रम्स करेगा, रोएगा, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज्ड हो जाएगा। तो भाई इधर बैठने जैसे निकल ही नहीं सकते, मेरा रोना इन पे कोई असर नहीं कर रहा। उसके बाद उसकी अटेंशन पे काम करें। अटेंशन पे जो एबी थेरेपिस्ट हैं जो भी हैं वो काम कर रहे हैं, उस पे काम करें। जैसे ही अटेंशन पे काम करेगा बच्चा आपके बहुत सी चीजों को नोटिस करना शुरू कर देगा, आपको आई कॉन्टेक्ट देना शुरू कर देगा। मतलब इनिशियली उसकी एडीएल्स पे, अटेंडिंग स्किल्स पे काम करें, उसके फोकस पे, उसके इमिटेशन पे और उसके इंटरेक्शन पे। Okay, Amna Hamad, please unmute yourself.
आमना हमाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा बेटा 7 प्लस का है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है बट अच्छी है। कमांड फॉलोइंग करता है, मगर कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो वो हाफ कहता है, लाइक वाटर है ना तो वो कहेगा वॉ, हालांकि उसको पता है टर बोलना है, जब मैं उसको रिपीट करूंगी तब वो टर बोलता है। और ठीक सेकंड है। क्वेश्चन ये है कि वो ला का साउंड जो होता है ना, जैसे ला, वो हम्म। या कहता है। तो ठीक है। मतलब हाइपर एक्टिव भी है, तो वो ला का साउंड मैंने बहुत कोशिश की है उसको टंग ऊपर करके इसकी, तो मगर वो नहीं कर पा रहा, उसको या ही कहता है। और सेकंड साउंड्स को वो प्रॉब्लम करता है कि हालांकि दोनों साउंड्स उसको आते हैं, वॉ भी आता है और टर भी आता है, मगर वो वॉ कह के छोड़ देता है। लाइक ठीक है। पाइन एप्पल, एप्पल भी पता है और पाइन भी पता है, मगर उसको कॉम्बिनेशन पे नहीं करेगा वो। ठीक है। बेसिकली आपका बच्चा ओमिशन कर रहा है, करंटली ही इज 7 years old, है ना? यस 7 का है जी। हाँ, तो आपने क्या करना है, आप उसको सेल्फ अवेयर्ड कराएं। अभी उसकी वो एज है कि वो सेल्फ अवेयर्ड होगा, जब तक वो पूरा वाटर नहीं बोलेगा आपने उसको पानी नहीं देना, उसको सेल्फ अवेयर्ड कराएं। अगर गलत बोला है उसको कहें लेट्स जी थिंक, स्पीक इट अगेन। ठीक है। वो सही। सेल्फ अवेयर्ड सोचेगा कि अभी भी नहीं मिला, वहां पे फिर नहीं मिला, फिर वहां पे नहीं मिला, फिर नहीं मिला, समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग। फिर आप उसको पैटर्न पूरा सिखाएं। जब आप उसको पैटर्न पूरा बताएंगे, वाटर देन रे, दो अब तीन जैसे मैं दफा, उसको, जी मैं फोर्थ उसको मैं फिंगर से उसको ऑप्शन दूंगी ना, वो जब बोलता है और सेकंड में पॉइंट करती हूँ कि दूसरा भी वर्ड है, तब वो कह देगा। ठीक है। और मतलब लेकिन उसको विजुअल क्लू देना पड़ता है फिर मुझे, लाइक। फ्लू को कम कर देना, फ्लू को खत्म कर दें। अब आपने वाटर देना ही नहीं है तो खुद ही समझ जाएगा, और वो सेल्फ अवेयर्ड हो जाएगा अपने साउंड्स को लेके, क्योंकि वो 7 years का है। उसको जी सेल्फ अवेयर कराएं, क्योंकि अगर छोटा बच्चा होता उसको हम सेल्फ अवेयर नहीं करा सकते थे। तो ये आपको इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहा है कि भाई मुझे जी ऐसे मिल नहीं जाना, तो लेट्स डू लाइक जी। दिस। और ये ला वाला साउंड को इसको किस तरह प्रोनाउंस करवाऊं? बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप टंग डिप्रेसर से इसकी लिप, इसकी टंग को की टिप को अपवर्ड मूव कराएं। ठीक है। और उसको एक जर्की मूवमेंट निकालेगा वो, होल्ड करें कुछ सेकंड के लिए और पीछे से साउंड निकाले, वो बस एल ही रहेगी। जब आप उसको नीचे टंग को नीचे मूव दोबारा करेंगे तो फिर वो कोई और साउंड बन जाती है या वो एग्जैजरेट हो जाती है। तो उसको पैटर्न सिखाने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर उसकी प्लेसमेंट बताएं ला साउंड की, मुंह खुलवा के टंग की टिप पैलेट पे लगा। ठीक है। और उसको उस पर रेजिस्ट करे और पीछे से साउंड निकाले तो वो ल निकलेगी। उसको पहले सही प्लेसमेंट खाली ल की करवानी है, उसके बाद उसको बाकी उसको वर्ड्स में कराना है। फिर उसको डिफरेंट वर्ड्स की पोजीशन है, लाइक लॉलीपॉप, इसमें एल इनिशियल में भी है, मिडल में भी है, लॉली। ठीक है। तो पहले एक पोजीशन पे स्पेसिफाइड करते हैं, फिर सेकंड अच्छा, पोजीशन मैं पे। समटाइम कुछ जो वर्ड्स होते हैं, जैसे रेन है वो रेन बोल देगा, रेड है ठीक है। वो भी बोल देगा, मगर जैसे ला खाली स्पेसिफिक करवाऊंगी तब नहीं निकालेगा वो। हाँ, वो फोनोलॉजिकल एरर्स है ना, मैंने आपको बताया टिल 7 years तक फोनोलॉजिकल एरर्स डेवलप हो जाते हैं। अब वो लर्नड है इसका, उसमें इसको सेल्फ अवेयर कराना इज मोर इम्पोर्टेंट। अक्सर औकात होता है कि सही बच्चे एम इनिशियल और मिडिल पोजीशन में ठीक बोल रहे, फाइनल में नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं बच्चों को एम नहीं बोलना आता, बच्चों को एक कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स में वो साउंड नहीं बोलना आ रहा, तो हमें उन वर्ड की प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। Zulfisha Hassan, please unmute yourself. Zulfisha Hassan. Zulfisha Hassan. Okay. Umme Habiba. हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, okay. मेरा बेटा 10 साल का है और आपने जैसे बोला था सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक्स, यहाँ पर मैं जैसे आपके साथ लाइक स्लाइड्स पे जा रही थी तो मुझे लगा कि दीज आर द वर्ड्स दैट दीज आर द सेक्शंस वो नहीं कॉम्प्रिहेंड करता है, प्रपोजिशन आगे पीछे होती है, बिल्कुल भी वो वाली बातें खाली बताएगा जो हमने उसको मतलब बता दिया है। जैसे आप रेसिप्रोकल लैंग्वेज के बारे में बात कर रही थी तो वो अच्छा, वेयर डिड वी गो, वी वेंट टू अल-खुबर, वेयर डिड वी डू, व्हाट डिड वी डू देयर, स्विमिंग। उसके अलावा अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा बात पूछना चाहें, मतलब वो रटी रटाई बातें हैं। बिल्कुल। और जो है जैसे लॉजिकल, आपने आखिरी स्लाइड में जैसे बताया था कि डिफरेंशिएट, लॉजिकली डिफरेंशिएट करना, चीजों को समझना, ये अकल तो बंदा खुद नहीं बच्चे को दे सकता ना। तो मतलब बिल्कुल। और फिर बाद में वो क्या होता है कि जब मैं इसको आई कीप ऑन प्रेसिंग ऑन द क्वेश्चंस
या और उससे एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ, उसको अपने फेस से पूरा एक्सप्रेशन दे रही होती हूँ, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम मुझे कुछ जवाब दो, तो वो फिर एक एंड रिजल्ट रोना धोना और हंगामा हो जाता है। तो मुझे उसको अपसेट भी नहीं करना होता, क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा भी है कि ये ना हैप्पी जोन में बहुत कुछ पिक कर लेता है। तो और जब मैं अगर मैंने उसको अपसेट कर दिया ना, तो फिर कोई मतलब वो फिर फायदा ही नहीं, फिर आगे मुझे भी अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो मुझे इस तरह नहीं पता कि प्रैग्मेटिक्स में कैसे काम करना चाहिए, कैसे हम एनहेंस कैसे कर सकते हैं, मतलब बच्चा तो खुद सोच के बोले ना। हाँ बिल्कुल, देखिए उसके लिए आपको उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। देखिए वो एक वर्ड में आपको एक पूरे क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, वो एटलीस्ट आप स्टार्ट एक्सेप्टिंग सेंटेंसेस, ठीक है, जैसे उसने सिंगल वर्ड में बताया, अब उस सेंटेंस में उसको एडजेक्टिव्स लगाना शुरू कर दें, कुछ भी ऐसी चीजें, फिर इसको कहीं 2 सेंटेंसेस कनेक्ट करके बताओ। अगर उसको नहीं करने आ रहा है खुद बताएं, 2 सेंटेंसेस कनेक्ट करके बताएं, इसको चीजें सीक्वेंस के थ्रू एक्सप्लेन करना बताएं। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट तरह की हम सीक्वेंसिंग और ये सारी चीजें यूटिलाइज करते हैं कि बच्चा एक रिदम में पूरी स्टोरी बताना शुरू करता है। इट्स स्टेप वाइज प्रोसेस ना। Umme Habiba, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा जो है 4.5 इयर्स का है, उसकी 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया थेरेपीज होते हुए। नॉन वर्बल था, बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं था। अब जो है वर्ड्स तो आ गए हैं कुछ कुछ, जैसे फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स के नाम बोलता है, ऑरेंज बोलने लगा था, एप्पल बोलने लगा था। लेकिन एक तो इसने ये बिहेवियर बना लिया है कि जो चीज़ इसको आ गई है वो उसने दोबारा बोलनी नहीं है। मैं जैसे कमांड करूँ कि वली से एप्पल, वली से एप्पल, वली से ऑरेंज, ऑरेंज, तो वो नहीं बोलेगा। और दूसरी चीज़ है कि कमांड पे नहीं बोलना। वैसे अगर थेरेपिस्ट ने भी ये बात कही इनकी कि मैं यहाँ करवाती रहती हूँ लेकिन ये रिस्पॉन्स नहीं करता, जबकि ये घर आके फिर वो चीज़ें रिपीट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी थेरेपिस्ट कुकी बुलवा रही है तो कुकी ये घर आके बोलेगा, मतलब इतना बोलेगा, लेकिन जब कमांड दो तो तब नहीं बोलता। उसका ये है कि वो अभी एक स्पीच में है, जैसे आपने बताया स्पीच अभी आना शुरू हुई है, तो वो बहुत सी चीजें बच्चे ऐसे करते हैं कि वो अपने माइंड में वो उस चीज को कलेक्ट करते रहते हैं, वो इंटरप्रेट होती रहती, फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 या 3 दिन के बाद बोल लेता है वो वर्ड या कुछ इस तरह का कर लेता है। लेकिन कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके साथ एक वर्ड पे रह लें लेकिन वो आपकी कमांड पे आ जाए, फिर आपने उसको बाहर निकलने देना उस थेरेपी सेशन से, तो ही विल माइट रिस्पॉन्ड। Meher, please unmute yourself. Meher. Meher, please unmute yourself. कायनात हसन। अस्सलाम वालेकुम। मैम आई वांट टू आस्क कि मेरा बेटा जो है ना वो सिर्फ पोइम्स वगैरह बोलता है, फोनिक्स बोलता है, कलर्स के नेम्स बोलता है, शेप्स के नेम्स बोलता है, लेकिन कोई भी फंक्शनल स्पीच नहीं है। 3 साल का है वो, लेकिन स्टिल वो मतलब सिर्फ पोइम्स बोलता है जो भी स्क्रीन पे देखता है, और उसका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ वो मुझे फोन नहीं देता, वो बस कहता है कि नहीं मुझे देखना है। वो इतने टेंट्रम्स करता है, रोता है, अपने आप को मारता है, हेड बैंगिंग करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन ये कि बात नहीं सुनता वो। अच्छा, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि सबसे पहले तो उसको अपनी कंप्लायंस पे लेकर आए, उसकी पूरी इन स्किल्स पे काम करें। स्क्रीन इसका बिल्कुल डायरेक्ट बंद नहीं करना, ग्रेजुअली फेड करें। उसको क्वालिटी और इंटरेक्टिव टाइम दे जिसमें बच्चा आपके साथ भी कम्युनिकेट करना, क्योंकि अभी स्क्रीन इतना ज्यादा है, ही डोंट वांट टू इंटरेक्ट कम्युनिकेट विद यू। वो उन्हीं चीजों और उन्हीं धुन में लगा रहता है, वो उसी इमेजिनेटिव प्ले में चल रहा है। तो उसके लिए आपको और मैम वो बहुत ज्यादा स्लो भी बोलता है, बहुत ज्यादा स्लो बोलता है। अगर कोई बात मैं उसको सिखाती भी हूँ तो वो बहुत स्लो बोलता है, किसी के सामने तो बोलता ही नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं। स्लो का अगेन वही ऑप्शन है कि आपने एग्जैजरेटेड पैटर्न यूज करना उसके सामने, उस वर्ड को लंबा एग्जैजरेट और डिवाइड करके बोलना। तो आपके उस पैटर्न को प्लस वॉल्यूम को भी आप थोड़ा स्ट्रेस देके चीजों को बोलें, वो ऑटोमेटिकली आपकी टोन, आपकी लॉर्डनेस, इन चीजों को भी जो है ना वो इमिटेट करना शुरू कर देगा। ओके, नेक्स्ट है सानिया सारिम। सानिया सारिम। अस्सलाम वालेकुम।
एक तो आज का सेशन बहुत लेंथी और बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। सेकेंडली मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मेरा बेटा है, एक तो वो बहुत लो टोन में बोलता है, ICW 4 तक है वो माशाल्लाह, मतलब डैड गिव मी समथिंग दैट इज अंडर द बेड, दैट इज बिहाइंड द कर्टन, इस तरह की चीज़ें वो काफ़ी फॉलो करता है, मतलब कमांड फॉलोइंग में भी वो माशाल्लाह मैं कह सकती हूँ कि वो 98% तक है। तो एक बहुत स्लो बोलता है और दूसरा वो खुद से मतलब कुछ नहीं बोलता, कुछ सेंटेंसेस हैं जो उसने रटे हुए हैं और वो उनको बहुत एक्यूरेटली यूज करता है, मतलब कि अगर उसका भाई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो वो उससे कहेगा ऊपर नहीं जाना है। वो एक बहुत उस लिहाज से है कि मतलब चीजें उसने जो सेंटेंसेस रटे हुए हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से यूज करता है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूंगी ना हाउ आर यू, तो वो मेरे पीछे रिपीट करेगा हाउ आर यू। मैं अगर उससे पूछूंगी व्हाट्स योर नेम, तो चलिए वो तो वो मुझे बता देगा, लेकिन ज्यादा चीजें वो सेंटेंसेस लंबे लंबे सेंटेंसेस में मेरे पीछे रिपीट करता है, वो आगे से मुझे कुछ रिप्लाई नहीं करता। और सेकेंडली कि हम लोगों की फैमिली में ऑटिज्म है। तो आप ये चेक करें कि वो उस चीज को कॉम्प्रिहेंड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके इमिटेशन में है। मुझे समझ नहीं आई, आपकी आवाज कट रही है। लंबे लंबे सेंटेंसेस आपकी इमिटेशन में, रेसिप्रोकल में नहीं है, तो पहले उसको वो चीज कॉम्प्रिहेंशन में लेकर आएंगे, वो उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को फंक्शनली यूज करे, सिचुएशनल अकॉर्डिंगली यूज करे, फिर वो रेसिप्रोकल की तरफ आएगा आपका बच्चा। ओके, नेक्स्ट जो है दानिया आमिर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलामुअलैकुम। मिस मेरा बेटा जो है वो 3 साल का है और उसकी स्क्रीनिंग काफी ज्यादा थी, लेकिन थेरेपीज भी हो रही है उसकी और स्क्रीनिंग काफी हद तक कम हो गई है। अच्छा, स्क्रीनिंग तो उसने एक चीज सीखी है, डुअल ट्रिपल लैंग्वेज, लाइक वो रशियन यूक्रेनियन वीडियोस ज्यादा देखता था, तो और उन वर्ड्स को यूज भी करता है वो डेली लाइफ में। अच्छा, एक तो मुझे ये खत्म कराना है, मुझे इसका बताइएगा। और दूसरा ये कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है घर में, जैसे उर्दू बोली जा रही है, वो कंफर्टेबल नहीं है उर्दू जोन के साथ, वो इंग्लिश जोन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, तो क्या मैं उर्दू की तरफ जाऊं या मैं सिर्फ इंग्लिश को ही कंसिडर करूं, और जब वो कमांड फॉलोइंग स्टार्ट कर दे तो उसके बाद मैं उर्दू की तरफ जाऊं? थैंक यू। देखिए, इनिशियली वो पहले ही डिले में है, तो आपके साथ आप उसके साथ बायलिंगुअलिज्म करेंगी तो वो आधा बटेर ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज एक लैंग्वेज रखें जिसको वो ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर रहा है प्लस यूज कर रहा है। नेटिव लैंग्वेज क्या है, घर में क्या यूटिलाइज हो रही है, प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी जबान यूटिलाइज हो रही है, उस चीज को फर्स्टली प्रायोरिटी में दें। ठीक है, उस लैंग्वेज में यूटिलाइज करें, उसके अकॉर्डिंगली आगे काम करें, इंशाल्लाह वो काफी चीजों को बेहतर करना शुरू कर दे। Farah Suhail, please unmute yourself. Farah Suhail. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरा बोले हैं। मैं ऑडिबल मैम? यस, अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो मैम आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं बोलूं? जी बोलें। जी, मेरा बेटा 4.4 इयर्स का है और उनका ये है कि उनकी लैंग्वेज है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको, आपकी आवाज बहुत कट रही है, बात समझ नहीं आ रही। बोलेगा। सुंबुल, आपको इनकी बात समझ आ रही है? मुझे लग रहा है कि काफी उनको आती है 1 से लेके 10। मैम अभी हेलो हेलो, ओके, नेक्स्ट हमारे पास हैं ममूना नकवी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत इंफॉर्मेटिव था आज का सेशन, क्योंकि हमें ज़्यादातर स्पीच से रिलेटेड ही बच्चों के साथ मसाइल हैं। अच्छा, मेरी बेटी है माशाल्लाह, शी इज़ 10 दुआ। उसका मसला ये है कि वो आज तक नॉन वर्बल है, बट नॉन वर्बल तो वो है। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वी कैन हियर हेलो, यू। हाँ जी जी। ये नॉन वर्बल है और लेकिन ये इसका है कि इसको हर बात समझ आती है,
हर कमांड को ये जो है बेबी करती है, मतलब जिस तरह मैं इसको जो कहती हूँ 2 से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स भी इसको अगर मैंने किसी कमांड किए हैं और उसको कहा है कि लेके आओ करो, तो शी नो इट वेरी वेल, वो कर लेती है, सारा हर चीज को करती है, बस बोलती नहीं है। एंड आई डोंट नो कि क्यों, हालांकि इसके स्पीच पे भी हम इतना काम करते हैं, स्कूल तो ऑलरेडी ये जाती है, प्लस इसकी प्राइवेट भी हम लोग करवा रहे होते हैं, हर चीज मतलब इसका काफी ज्यादा, और मैं खुद घर में हम लोग सब मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश ये बहुत करती है, मैंने खुद इसको देखा है कोशिश करते हुए, लेकिन मतलब जैसे वर्ड्स बोलना कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ मामा बाबा या अपने भाइयों के नाम लेती है, जस्ट बस इस तरीके से है, या मुख्तलिफ तरह के। जी सुंबल, आप रिप्लाई कीजिए। टिल 10 years तक उसकी स्पीच अभी तक नहीं आई, तो वी हैव टू गो इन द ट्रायल, मतलब हमें आगे अहेड रहना चाहिए इन चीज़ों पे, क्योंकि कोई भी मतलब टिल 12 तक भी बच्चों की स्पीच आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इफ द किड इज नॉट गेटिंग द स्पीच और लैंग्वेज, देन विल मूव टुवर्ड्स पेक्स। पेक्स इज बेसिकली इन ऑर्डर टू मेक किड्स इंडिपेंडेंट, दैट इज पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी स्पीच की वो होगी ना ट्रेनिंग, उसमें इंशाल्लाह फर्दर डिटेल में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा कि जब हमारे पास बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिल्कुल नॉन वर्बल है, एज भी गुजर गई है, then how he would be able or she would be able to communicate। तो उसके लिए different augmentative alternative techniques होती हैं, तो जो नेक्स्ट वाले स्पीच के ट्रेनिंग में इंशाल्लाह डिस्कशंस में होंगी। मोइन मिर्जा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मोइन मिर्जा। मोइन मिर्जा, प्लीज, आर यू देयर? Not sure. Okay, Suleiman, please unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि जो टंग टाई बहुत से बच्चों में होता है, उसका स्पीच पे क्या इम्पैक्ट होता है? क्योंकि मेरी स्पीच थेरेपिस्ट ने तो मेरे बच्चे का कहा था कि टंग टाई की वजह से शायद इसका मसला हो रहा हो, जो मैंने ऑपरेट भी करवाया है, महीना हुआ है, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। दूसरा सवाल मेरा ये है, मैम आवाज आ रही है? सॉरी। जी जी आ रही है आवाज, आप बोलिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी भी एक किसी कोलिग ने यहाँ डिस्कस किया था, हमारे बच्चे को जो है वो 4 साल का है, उसे हम कमांड देते हैं, एक तो वो फ्लैश कार्ड वगैरह से हम उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो बोलता तो नहीं है, वो तो एक तो अंडरस्टूड बात है, ऑटिस्टिक बच्चे आपके कमांड फॉलो नहीं करते, लेकिन हमें कैसे पता चले कि वो जो हम दे रहे हैं वो उसको वो लर्न कर रहा है? मतलब अगर हम उसको कोई बता रहे हैं कि A फॉर एप्पल या B फॉर बॉल, और वो कुछ जवाब नहीं दे रहा, तो हमें कैसे अंदाजा होगा कि उसको जो है हमारी बात समझ आ रही है या वो लर्न कर रहा है? थैंक यू। ये बात आई होप Destroyed with the physical prompts के साथ चीजें चेक करें, पहले उसको गिव एंड टेक में देखिए, वो आपको पिक करके दे रहा है, बोलेगा तो बाद में ना, पहले कॉम्प्रिहेंशन में जाएंगी चीजें। आपने फ्रिज से कहा जाओ एप्पल लेकर आओ, अगर वो लेकर आया इट्स मीन ही नोस कि इट्स एन एप्पल, और वो आपको वो पर्टिकुलर चीज ला कर दे रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन पहले चेक करें गिव एंड टेक के थ्रू, वो चीज लेकर आओ, इसको वहां रख के आओ, इसको वहां को देख के आओ, इस तरह करो, तो ये इस चीज अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी टीचर कोई भी की चीजें के साथ उसको कमांड दे छोटी छोटी, अगर तो वो उनको फॉलो करे तो इट्स मीन ही इज कॉम्प्रिहेंडिंग। जब कॉम्प्रिहेंड करे तो फिर उसके बाद का फेज है कि ही विल स्पीक। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस मोइन बात कर रही हूँ। जी मेरा ये सवाल ये था कि मेरा बेटा 5.5 साल का है, और इन 5.5 साल में वो माशाल्लाह काफ़ी वर्ड्स बोला है और फंक्शनली ही बोला है। अगर मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं तो उसने वो बोला है, लेकिन वो रिग्रेस कर चुका है, रिग्रेस कर देता है, फिर अचानक कुछ मंथ्स बाद अचानक वो बैठे बैठे बोलने लग जाता है वो वर्ड्स ना। अब जैसे कि मैंने उसको 20 तक काउंटिंग सिखाई, कलर एनिमल्स, कलर को देख के वही कलर बोलता है, एनिमल को देख के वही एनिमल बोलता है, लेकिन अब 2 मंथ्स हो गए हैं, मैं वही चीज उसको करवा रही हूँ, एनिमल लायन दिखा रही हूँ तो वो लायन को देख के लायन नहीं बोल रहा, रिकग्नाइजेशन है, लायन दो, गिव मी लायन, तो वो लायन उठा के दे रहा है,
लेकिन रिग्रेस कर रहा है, 2 महीने हो गए तो कोई भी वर्ड नहीं बोला, इवन काउंटिंग भी अपने मूड से बोल रहा है। प्लस ये कि माशाल्लाह वो अजान दे रहा है। रमजान में मैंने उसको मक्के की अजान सुनाई तो उसने माशाल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह ला इलाहा इल्लल्लाह लफ्ज जब भी बोले क्लियर बोले। और ये उसको सेंस है कि काबे को देख के ही अजान देना शुरू करता है, केक को देख के ही हैप्पी बर्थडे बोलेगा, और पाकिस्तान का फ्लैग या मीनार पाकिस्तान को देख के कौमी तराना भी पड़ेगा। लेकिन रिग्रेशन बहुत है, मतलब मुझे यूं है कि जब इसके पास वर्ड्स हैं और ये इतना बोलने लग जाता है तो ये रिग्रेस कर रहा है। और अभी तक जैसे मम्मा बाबा पानी दो ये कुछ भी नहीं बोलता, और माशाल्लाह कमांड फॉलोइंग बहुत अच्छी है, बिहेवियर इश्यूज भी बहुत अच्छे हैं, सेटिंग भी बहुत बेहतर हो गई है थेरेपी वगैरह से। अच्छा, आप कोशिश ये करें कि आप चेक करें कि आपके बच्चे की रिकॉग्निशन और डिस्क्रिमिनेशंस कैसी हैं। अगर रिकॉग्निशन अच्छी है तो चेक इट विद द डिस्क्रिमिनेशंस एज वेल, क्योंकि जैसे आप बता रही कभी वो काउ में आपको कुछ और पकड़ा रहा है तो इट्स मीन उसको डिस्क्रिमिनेशंस नहीं हुई, तो उसकी डिस्क्रिमिनेशंस पहले स्ट्रॉन्ग करें। जैसे ही वो अच्छी होंगी फिर ग्रेजुअली उसको एनहांस करें और लैंग्वेज की तरफ लेकर आए, उसके छोटे छोटे फ्रेजेस और सेंटेंसेस बनवाएं। जैसे आप कह रही कि रिग्रेस हो गए, इट्स मीन वो पीछे रूट कॉज में कोई चीज है, या तो वो कॉम्प्रिहेंड ठीक से नहीं कर रहा, वो डिस्क्रिमिनेट ठीक से नहीं कर रहा, या कभी कभार हो सकता है रिकॉग्नाइज भी ना कर रहा हो। Okay, Anam Khan, please unmute yourself. Anam Khan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा बेटा है 3 साल का है। उसको मेरे 2 क्वेश्चंस है। पहली चीज ये कि जैसे काफी सारे नाउन्स जो है ना वो बोलता है, जैसे एनिमल्स के नेम्स हो गए, पोएम्स में राइम्स उसने सीखे, उस तरह उसने सीखे। और जब उनको उसको वैसे वो देख लेता है ना, लेट्स सपोज सामने रख तो ये लायन है, ये टाइगर है, ये कार है, इस तरह से ये बता देगा। लेकिन जब मैं पूछूंगी व्हाट इज दिस, मतलब कमांड फॉलोइंग उसकी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इज देयर अ प्रॉब्लम इन हिज रिसेप्शन, क्योंकि वही चीजें वो इसने लर्न की हैं रिपीटेडली, उनको डिफरेंट साइजेस में देखेगा, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, वो अगर बुक में देखेगा तब भी वो खुद से बोलेगा एप्पल है। अगर उसको जो है फिजिकली एप्पल उसके सामने करो तो भी बोलेगा, लेकिन वो खुद से बोलेगा। अगर मैं उससे पूछूंगी व्हाट इज दिस, उस तरह से वो नहीं बताता, और कमांड फॉलोइंग उसकी बिल्कुल नहीं है। तो इस इनिशियली यू हैव टू वर्क ऑन द कमांड फॉलोइंग, क्योंकि जब तक बच्चा आपके साथ कंप्लायंस पे नहीं आएगा, ही वुडंट बी एबल टू आंसर यू व्हाट इज दिस, हु इज दिस, वेयर आर यू गोइंग एंड द थिंग्स लाइक दैट। उसकी कमांड फॉलोइंग पे पहले काम करें। उसके लिए अगेन बेस्ट ऑप्शन है उसको ब्लॉक करके बिठाएं। अगर अच्छा बच्चा है, ब्लॉक ना भी करने की जरूरत हो तो उसको बिठाएं, उसके साथ इंटरेक्टिव सेशंस लें जिसमें बच्चा आपके साथ आपकी कुछ ना कुछ चीजों को या आपकी कंप्लायंस पे आए, उसको गिव एंड टेक की छोटी छोटी कमांड्स दें। अगर वो इन चीजों को जानता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना करें, डायरेक्ट आंसर कर दें। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, वो आपके पीछे इमिटेट कर दे एप्पल है, काउ है काउ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करें, और फिर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करके आपके फौरन से आंसर को हल्का सा हाईलाइट या हल्का सा उसका इनिशियल वर्ड या उसका वो कोई कॉन्सोनेंट या उसका साउंड जो वो करें, ताकि वो एसोसिएट करे कि ये क्वेश्चन में ये चीज बतानी है। जी मेहर, unmute yourself if you can. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। It's again the distorted voice over here. Okay. Varda Akram, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। प्लीज क्वेश्चन को छोटा रखिए ताकि ज्यादा पेरेंट्स को मौका मिले, प्लीज। Yes, I want to ask that my son is 6 years old, 6.5 years old. उसकी स्पीच तो सेंटेंसेस में है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आ रही है उसको आई एंड यू में जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना नहीं आ रहा, कि अपने आप को मैंने मैं बोलना है, दूसरे को यू बोलना है। तो मोस्टली वो इक्वलिया कर लेता है इसमें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बस एक और क्वेश्चन कि वो जो है मोस्टली रिस्पॉन्ड मुझे ही करता है, या फिर अपने फादर को, या तो हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हम 3 ही लोग हैं, ये वजह है, या कोई और भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मैं उसको बोलूंगी कि या फलाना बंदा आपसे ये बात पूछ रहा है तो फिर रिप्लाई करेगा, अदरवाइज वो बाकियों की बातों को इग्नोर कर देता है। स्कूल जाता है तो फिर स्कूल वालों को रिस्पॉन्ड करता है जब मैं आसपास नहीं होती, लेकिन वैसे नहीं करता जब मैं आसपास हूँ। घर में गेस्ट आए उससे बात करने की कोशिश करें तो जब तक मैं ना उसको बोलूं कि देखो वो तुमसे ये पूछ रहा है तो फिर वो जवाब देगा, अदरवाइज नहीं देगा। उसको
फिर उसको मैक्सिमम गैदरिंग्स में लेकर जाएं, उसको मैक्सिमम इंटरेक्शन कराएं, उसकी सोशलाइजेशन इंप्रूव कराएं, ताकि उसको पता चले कि मेरी एज का बच्चा बोल रहा है तो इन रिटर्न मुझे भी रिस्पॉन्स करना है, वो बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है तो इन रिटर्न मुझे भी इंटरेक्ट करना है। तो उसकी सोशलाइजेशन इंप्रूव करें, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास लैंग्वेज है, आप जैसे आप बता रही हैं, लेकिन आपके कहने पे करता है। अगेन वन रूट कॉज इज द न्यूक्लियर फैमिली, वो थोड़ा रिलक्टेंट है बंदों के साथ कम्युनिकेट करने में, स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करने में। दूसरा ये जो आपने प्लेसमेंट्स बताई हैं, वो जो साउंड्स की प्लेसमेंट है, उसके लिए आपको एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो कराने होंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा कैसे कराने हैं, तो आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएं, उसे पूछें इसकी प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है और हम इसको कैसे इस पैटर्न को फॉलो करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सी प्लेसमेंट्स ऐसी हैं जो पेरेंट डायरेक्ट नहीं करा सकते, हमें कुछ के लिए टंग डिप्रेसर्स यूज करने पड़ते हैं, कुछ के लिए हमें उनकी पोजीशनिंग को कराना पड़ता है, कुछ के लिए हमें उनको टेक्टाइल स्टिमुलेशंस के थ्रू कराना होता है। मतलब मल्टीपल चीजें और मल्टीपल वो सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। सो इफ यू वुडंट बी एबल कि आप उस बच्चे को वो करा सके, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, उसको बताएं कि इसकी प्लेसमेंट इसको कैसे सिखाई जा सकती है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हुमैरा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हुमैरा, हुमैरा आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरी बेटी 9 इयर्स की है, 1 वर्ड स्पीच बोलती है। हम उसकी बहुत मतलब 2.5 इयर्स की थी जब से स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं, अभी तक भी वो 1 वर्ड पे ही है, 2 वर्ड पे नहीं जा पा रही। और वो भी ना क्लियर, मतलब जिससे हम उसको कहते हैं कि एप्पल, तो कहती है आप, मतलब हल्की आवाज निकालेगी और आधा वर्ड बोलती है, और जो आखिरी आधा का जो एंडिंग होती है ना वर्ड की, वो हमेशा खा जाती है। तो ठीक है। वो और दूसरा ये कि उसकी, मुझे ये इशू लगता है कि उसकी इंग्लिश और उर्दू में मसला आ रहा है, क्योंकि घर में तो यूजुअली उर्दू ही चल रही होती है। वो उर्दू भी अंडरस्टैंड करती है, फॉलो करती है, और इंग्लिश में कमांड दो वो भी फॉलो करती है। लेकिन वो स्पीच थेरेपी उसकी इंग्लिश में हो रही है, स्कूल में इंग्लिश है लेकिन घर में उर्दू चल रही होती है। तो या तो ये वजह है कि ज्यादा स्पीच आगे नहीं आ रही, तो मुझे बहुत कंफ्यूज हूँ कि उसके साथ कौन सी लैंग्वेज लेकर चलना चाहिए, क्योंकि बच्ची के वर्ड्स क्लियर नहीं है, तो वो तो इंग्लिश उर्दू दोनों में शुड बी क्लियर ना। तो इसमें उसका वो कोई वो नहीं है कि बच्चे की लैंग्वेज में वो वर्ड्स टिपिकल वर्ड्स हैं सारे, वो हमें इंग्लिश में भी अदा करने हैं और उर्दू में भी अदा करने हैं। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको दोनों वर्ड्स में प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। और दूसरा ये कि उसकी प्लेसमेंट एग्जैक्ट रखें, एंड द थर्ड थिंग इज वर्ड एग्जैजुरेटेड पैटर्न में बोले। ओके, थैंक यू सो मच सुंबल। हम लोग टाइम इज ऑलरेडी अप और हम लोग अभी सेशन को रैप करेंगे। जिनके ओके, ये रिक्वेस्ट है, चलें ये एक मदीहा हसन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये लास्ट हम ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम सेशन रैप अप कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक मैम यू मैंने मैम। पूछना था टर्म 5 में। हेलो जी मदीहा साहब। जी जी, जी बोलें। अच्छा मुझे आपको एक बात बतानी थी, मैं इसको लिख नहीं सकती। मैंने आपसे सिर्फ ये कहना था कि मेरा बेटा 6 इयर्स का है, ASC है, ठीक है। तो वो उसकी रिसेप्टिव बहुत अच्छी है। अभी वो आजकल क्या बोल रहा है, वो सेंटेंसेस ऐसे लगता है जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है लंबा सा, मतलब सारी आवाज पूरी कुछ कुछ बोलता है, लेकिन लंबा सा कुछ बोलता है और बोलता जाता है और फिर चुप कर जाता है। तो दिन में 2-4 दफा ये ऐसे कर रहा है। तो मतलब फिर हम उससे पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट या क्या ऐसे करके, तो वो अब वो बस हंसने लग जाता है, उधर कर लेता है। और बस अब इसके लिए क्या करें उसको? ये चीज इंडिकेट करती है बच्चा स्क्रीन पे है। इससे पहले भी क्वेश्चन है, कहते हैं मेलोडिक टून बोलता है, मतलब जो सुनता है वो करता है। सो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको स्क्रीन पे यूज करें, उसके साथ बहुत इंटरैक्टिव हो और मीनिंगफुल वर्ड बोलें उसके सामने, और उसकी इस चीज को एक्सेप्ट ना करें। ओके, समीना मेमन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। समीना, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। जी, मुझे ये पूछना था कि मेरा बेटा 4.3 इयर्स का है, लेकिन वो स्क्रीन पे थोड़ा ज्यादा रहा है। वो 1.8 जब 1.5 का था तो वो मम्मा पापा बोलता था, लेकिन वो रिग्रेस कर गया। उसके बाद जो है वो अभी सारे मतलब स्क्रीन में उसने फोनिक्स जो हैं वो ज्यादा देखे हैं, तो अभी तो उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 हो गया, लेकिन वो अभी तक फोनिक्स में बात करता है। जैसे अगर उसको एप्पल बोलो तो वो अ बोलेगा, बलून बोलो तो ब बोलेगा, और मतलब ऐसे ही सारे लफ्ज, जैसे कैट है उसको पता है,
उसका रिसेप्टिव भी बिल्कुल इंटैक्ट है। ये सिंगल फोनिक, सिंगल फोनिक उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसलिए स्टिल अभी तक भी वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका तो काम हो रहा है, उसके फोनिक से ही आप उसकी चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्राई टू प्रॉन्ग द वर्ड, उसको एग्जैजरेटेड पैटर्न ब्रेक करके बोले, ताकि बच्चा जो सेकंड और थर्ड साउंड है अगर उसमें भी इमिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस एग्जैजरेटेड पैटर्न में उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करे। थैंक यू सो मच सुंबल, आपने बहुत डिटेल में पेरेंट्स को के क्वेश्चंस का आंसर किया। बिल्कुल अभी टाइम एकदम खत्म हो गया हुआ है और मजीद गुंजाइश नहीं है। अब जिन पेरेंट्स के क्वेश्चंस रह गए हैं हम सुंबल का ईमेल आईडी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आप लोग उनसे ईमेल करके अपने बाकी के रिप्लाई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ग्रुप में प्रेजेंटेशन शेयर कर दी जाएगी, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मजीद आप सुंबल से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच सुंबल, और आप सब पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। होपफुली सब पेरेंट्स के लिए काफी ये हेल्पफुल रहा है। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन।